नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मुले और आज हमारे सेगमेंट में है भारत का भूगोल यूनिट 3, जिसमें हम देखेंगे आज पर्वत पहाड़ियाँ, भारत से संबंधित जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है कुछ उसको टेक्निकली समझ लेंगे। फोकस रहेगा पाठ्यक्रम पर, ध्यान दें। तो पर्वत पहाड़ियाँ हम देखेंगे, नदियाँ हैं, झील हैं। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित चीज़ें, मानसून कैसे आता है, एल नीनो, ला नीनो, वेस्टर्न टर्बुलेंस क्या होता है, दक्षिण दोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और जलवायु परिवर्तन के क्या कारक हैं, किस तरीके से क्लाइमेट पे चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ प्रमुख जो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन हैं उन पर चर्चा कर लेंगे, प्रमुख खनिज पे चर्चा कर लेंगे, प्रमुख फसल, फूड सिक्योरिटी, हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय। इसके साथ ही साथ हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में वन संसाधन, साथ ही साथ खनिज संसाधन और जल संसाधन पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आज के सेगमेंट में डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और पॉपुलेशन से संबंधित एक इशू है माइग्रेशन, ग्रामीण और नगरीय प्रवास, इस पर भी हम चर्चा अपनी करेंगे। तो आई होप कि हमारे पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, पर्वत पहाड़ी, पठार, नदियाँ, झील, वन, खनिज, जल संसाधन, खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा डिजास्टर हैजार्ड से संबंधित चीज़ें और चक्रवात, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में है उन्हीं चीज़ों को हमको देखना है। शुरुआत हम पर्वत पहाड़ियों से करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें 43% भाग पे भारत की भौगोलिक संदर्भ में देखें तो मैदान है। उसके बाद 28% पे जो है वो पठार या प्लेटू हैं। उसके बाद जो है 18% पर जो है वो आपके पर्वत पहाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं। उसमें भी 11% जो है वो पर्वत है और करीब करीब 18% जो है वो हिल एरिया है। मतलब माउंटेन 43, प्लेटू 28, उसके बाद हिल 18% और माउंटेन जो है वो 11%। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी ये कक्षाएँ उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनका मेंटल लेवल रिवीजन के लिए सेटअप बना चुका है। लर्न और रिवीजन को ध्यान में रखकर एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कनेक्टेड करके एक रैपिड राउंड सेशन के अंतर्गत हम ये क्लासेस ले रहे हैं। मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेज और फ़ोन भी आए कि सर थोड़ा तेज आप पढ़ा रहे हैं। उनको मैं बता दूं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं जो 23 जून के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, ताकि सुबह 10 से 12 का जो जीएस का पहला पेपर है वो आपका अच्छा जाए। तो मित्रों, ये मैं पूरे पाठ्यक्रम को करीब 1.25 घंटे में कवर कर रहा हूँ। इस पूरे पाठ्यक्रम को कक्षा कार्यक्रम में प्रिलिमिनरी में पढ़ाने में लगभग 1.5 महीने और मेंस में पढ़ाने में लगभग 2 महीने लगते हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा मेरी स्पीड अगर आपको तेज लगे तो, क्योंकि ये रैपिड राउंड है, फास्ट ट्रैक क्लास है, तो थोड़ा क्लास जो है वो मोमेंटम के साथ स्पीडली ही होगा, ताकि 20% समय में हम 80% काम कर पाएँ। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भारत के ईस्टर्न घाट वाले एरिया पे, वेस्टर्न घाट वाले एरिया पे, साथ ही साथ सतपुड़ा रेंज पे और विंध्याचल और अरावली पे। लास्ट टाइम हॉट स्पॉट से क्वेश्चन आ गया था, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है, वेस्टर्न घाट के अलावा जो ईस्टर्न हिमालय है, इंडो बर्मा है, सुंडा गर्त है, तो उन्होंने एक ऑप्शन उसमें नैरो हिल दे दिया था, नीरो हिल दे दिया था, क्योंकि सतना में है। तो हॉट स्पॉट के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पर्यावरण की क्लास में। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, साइंस एंड टेक में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला पे चर्चा करते हैं। भारत का सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन भाग है, 570 करोड़ साल पहले लगभग ये बना है। गुजरात से प्रारंभ होकर के दिल्ली में है, 800 किलोमीटर तक। राष्ट्रपति भवन जो रायसेना हिल है वो यहीं पर है, और माउंट आबू जो जैनियों का तीर्थ स्थल है, दिलवाड़ा मंदिर, वो यहाँ पर है। आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा जो ये अरावली है 570 करोड़ साल पहले बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरावली को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा पुराना ये प्री कैम्ब्रियन इरा है, और प्री कैम्ब्रियन इरा है। साथ ही साथ जो यहाँ की चोटी है, सबसे ऊंची गुरु शिखर, वो यहाँ पर है 1722 मीटर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एरिया है, मैं आपको बता दूं कि ये मकराना की खान यहाँ पर है, संगमरमर के लिए जावर की खान है, चांदी के लिए एमपीपीएससी में एक बार जोड़ी बनाने में आया था कि भाई सोना कहाँ पर है, कोलार में, और जावर की खान कहाँ पर है, तो ये चांदी और जिंक के लिए। और जो कच्चा पेट्रोलियम है वो भी है राजस्थान वाले एरिया में। इसके अलावा ये जल विभाजक का कार्य करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य करता है बनास और लूनी नदी के बीच में। बनास और लूनी नदी के बीच में ये जो है वो जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये आप जरूर यहाँ पर याद रखें। ये जवार जो सिल्वर की खदान है ये याद रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये मकराना, यहाँ पे संगमरमर मिलता है, ये याद रखें। उसके बाद ये
माही नदी जो 3 राज्यों से जाती है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, लास्ट टाइम पीएससी में क्वेश्चन था, जिसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वो भी यहाँ जाती है। इसके अलावा राजस्थान का 70% मिनरल जो एरिया है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। और अगर इसको ज्योग्राफिकल डायग्राम में आप देखें तो इस तरीके से आपको गुजरात से लेकर के दिल्ली तक के जो है ये अरावली वाला पूरा पोर्शन मिलेगा। मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ है आपका पर्वत और पहाड़ी से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नदी और झील पर, झरने पर, लैंटिक और लोटिक आवाज भी हम देख लेंगे इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से। उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अपने मानसून पर, अल्नीनो पर, लालिनो पर, और फिर हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, संसाधन पूरे देखेंगे, वन, खनिज और जो आपके जल संसाधन। और उसके बाद फिर हम खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति 1-2 फसलों पे चर्चा करेंगे। साथ में खनिज ऑलरेडी हम यहाँ क्योंकि देख चुके होंगे। इसके साथ हम जनसंख्या वाला जो ग्रोथ वितरण वाला टॉपिक है, माइग्रेशन वाला, वो देखेंगे। प्लस इसके अलावा जो खतरे और जो हैजार्ड और चक्रवात और आपदा प्रबंधन है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बड़े इत्मीनान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका गुजरात है साहब, और ये आपका दिल्ली है, और ये रायसेन हिल जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 340 कमरों का घर है, वहां तक के जो आपको ये मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पर है। और करीब करीब माउंट एवरेस्ट जो है वो 800 किलोमीटर के आसपास है। तो पूछ सकता है प्री कैम्ब्रियन में अरावली से प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे अरावली है, और निश्चित तौर पर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो मध्य प्रदेश के पर्वत अपन जब देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पर्वत देखेंगे। अभी हम जो भी देख रहे हैं पर्वत, पहाड़ी, ये सारा का सारा हम प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं भारत के संदर्भ में। तो निश्चित तौर पर जो प्रश्न बनेंगे वो भारत के संदर्भ में ही हम आज की क्लास ले रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर हुआ एमपी ट्राइब्स के, हमने उस पर बात की, थोड़ा साउंड का इशू था, वो फिर से बना देंगे वीडियो लास्ट में समय मिला तो। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे हमने बात की, अभी एमपी इकोनॉमी हम लेक्चर लेके आएंगे। फिर हमने इंडियन पॉलिटी पे बात की, एमपी पॉलिटी का भी कुछ लेक्चर बचा होगा तो हम उसको कनेक्टेड कर देंगे। आज हम भारत के भूगोल पे चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा पहली हुई हमारी हल्दी घाटी से। और हल्दी घाटी में मैंने बताया कि 1576 में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी लड़ी खून, सुना लो बहतो जाए रे, मारा मेवाड़ी सरदार। ये अरावली वाला भाग भी जो है। और दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे मरुस्थल आपको जो है वेस्टर्न पार्ट में ही मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको जो है थार का मरुस्थल है, आपको याद रखना है, यहाँ पे थार का मरुस्थल है। और अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन में है, सबसे पुराना है, 570 करोड़ साल पहले। इसके बाद हम बात करेंगे विंध्याचल की, क्योंकि अभी हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि हम लोग जो भी टॉपिक यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है परीक्षा में बनते ही बनते हैं। तो अब जो यहाँ पर मैंने चर्चा भी आपको करी कि ये वाला पूरा जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये अरावली का है। और जब 65% मानसून के लिए जिम्मेदार अरब सागर है, 35 के लिए बंगाल की खाड़ी है। जब यहाँ से प्रशांत महासागर से हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर में आती है, यही अरावली के कारण यहाँ पर जो है ये प्रॉपर वर्षा नहीं कर पाती। तो ये जालंधर, आपके अहमदाबाद और माहौली में थोड़ा बहुत पानी गिरता है। तो ये अरावली शाखा जो है ये कहीं ना कहीं मानसून को यहाँ पे कमजोर करती है। और मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और दूसरा जो मेन पार्ट मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी, और जो आपका बंगाल की खाड़ी और साथ ही साथ अरब सागर, ये मानसून के लिए जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे वो पर्वत को लेकर के चर्चा हो रही हो, हमारी पहाड़ी को लेकर चर्चा हो रही, तो अरावली रेंज में मैंने आपको काम की मोटी मोटी बातें बताई जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, विंध्याचल पर। तो विंध्याचल श्रेणी जो है वो जल विभाजक का काम करती है। और ये आपके ये विंध्याचल श्रेणी, ये भांडेर है और ये कैमूर है। और अगर देखें तो ये 2015 पीएससी में क्वेश्चन था कि वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का काम कौन करता है, तो ये विंध्याचल करता है। ये अवशिष्ट पर्वत है, आजकल लगातार इसमें जो घिसान होने के कारण यहाँ पर सद्भावना पीक है, गुडविल है 752 मीटर की। ये आपके दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। और विंध्याचल श्रेणी जो है ये विंध्याचल श्रेणी भांडेर और कैमूर से संबंधित, और ये गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक के जो है ये फैली हुई है। आप अगर देखेंगे लोकेशन तो गुजरात के जोबर से लेकर भांडेर और फिर ये कैमूर तक, और ये सद्भावना पीक जो है वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। और ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो है ये यहाँ पे करती है। साथ ही साथ यहाँ से जो सतपुड़ा विंध्याचल है उसके बीच में से जो है ये रिफ्ट घाटी है, और ये नर्मदा जो है यहाँ पर भ्रंश बनाती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, 1077 बहती है, टोटल 1312 के आसपास है। अगर हम देखें ज्योग्राफिकल में पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में,
ये आपको विंध्याचल श्रेणी दिखेगी, ये आपको मालवा का पठार दिखेगा सबसे ज्यादा 28% भाग, ये आपको अरावली दिखेगा सबसे पुराना भाग, ये राजपीपला है जो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। इसके बाद एक ग्वालीगढ़ है, बीजागढ़ है। लास्ट टाइम बीजागढ़ क्वेश्चन पूछ लिया था कि बीजागढ़ कहाँ पर है, बुरहानपुर, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ यहाँ पर है सारा कुछ, है ना। इसके बाद जो है अभी अखरानी चर्चा में है क्योंकि वहां पर थर्मल प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी यहीं पर है छिंदवाड़ा में। उसके बाद इस सतपुड़ा में महादेव है, यहीं पे आपके धूपगढ़ है 1350 मीटर। और ये मैकाल श्रेणी है, यहाँ से सोन नदी, नर्मदा, जोइला निकलती है। और चचाई जलप्रपात जो अमरकंटक में है, जो बॉक्साइट के लिए फेमस है, जिसको मध्य प्रदेश का रेणुकूट बोलते हैं, वो भी एरिया इधर ये। लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन उन्होंने परीक्षा में पूछ लिया था। इसके अलावा ये भी एक पूछा था कि विंध्याचल को जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला करके जो है वो 1950 के आसपास जो है 1949 में वो विंध्याचल बनाया गया। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो विश्व का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, 4970 के आसपास जो है बिजली यहाँ से बनती है, कनेक्टेड होती है। ये आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा। अभी तो मेरा जो लक्ष्य वो ये है कि विंध्याचल जो है वो श्रेणी जो है बेसिकली ये आपके भांडेर और कैमूर से होते हुए इधर जाती है और ये एक जल विभाजक का काम करती है। धूपगढ़ यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर जो है चूलगिरी है 1200 मीटर के आसपास। तो ये आपको दिमाग में रखना है अपनी तमाम चीजों को। तो इस तरीके से हम देखें तो विंध्याचल जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे सतपुड़ा की, है ना। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में जो है गोंड ट्राइबल पाई जाती है। अब सतपुड़ा से हमेशा क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ 1350 है। अमरकंटक में 1050 के आसपास है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, आपको याद रखना है। काली भीति यहाँ पर है बैतूल में। इसके अलावा जो पूरा का पूरा ये एरिया मैंने आपको बताया कि राजपीपला जो वेस्टर्न घाट में है ना। और साथ ही साथ लास्ट टाइम क्योंकि बीजागढ़ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको एक बार देखना जरूरी है ना। तो ये आप देखेंगे लोकेशन में, ये आपको राजपीपला मिलेगा, यहीं पे चुलगिरी मिलेगा। फिर ये आपका ग्वालीगढ़ है, बीजागढ़ है, ये बुरहानपुर दर्रा है, ग्वालीगढ़ बीजागढ़ वाला इलाका, ये महादेव है ना। यहीं पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इको सेंसिटिव जोन है। और ये आपका मैकाल पर्वत, यहाँ अचानक मार भी, ये भी अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी, अचानक मार और मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें दृष्टिकोणात्मक तरीके से तो आपको राजपीपला दिख रहा है, ग्वालीगढ़ दिख रहा है, महादेव दिख रहा है और मैकाल दिख रहा है। सबसे ऊंची चोटी आपको देखिए यहाँ पे दिख रही है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी दिख रही है आपको, धूपगढ़। लास्ट टाइम पूछा था अमरकंटक चचाई जो वाटर संयंत्र है आपका ताप विद्युत केंद्र, वो कहाँ पर है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। बॉक्साइट के लिए फेमस मध्य प्रदेश का रेणुकूट इसको कहा जाता है। और ये राजपीपला और ये बुरहानपुर दर्रा यहीं पर आपके बीजागढ़ है, ये आपको लास्ट टाइम परीक्षा में पूछा हुआ था, याद रखना। तो स्पीड तो तेज रहेगी नो डाउट, क्योंकि एग्जाम निकालना है हमको, पूरे पर्वत पहाड़ी पढ़ना है। अब हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है ये ताप्ती के मुहाने से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ। अगर भारत की लोकेशन देखें, इन दोनों जो है पारिस्थितिकी, पर्यावरण, औद्योगिकरण, बढ़ते नगरीकरण को लेकर चर्चा में है। इसलिए 12 में कस्तूरी रंगन कमेटी, उसके बाद माधव गाडियल कमेटी, और यहाँ पर हाथियों के साथ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर महेश रंगराजन कमेटी भी बनी है। और ये मध्य भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है 2695 मीटर। और जो दूधा बेटा है वो नीलगिरी की है जो 2637 मीटर है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाने वाला बिंदु है वो आपका नीलगिरी है। और अपने आप में इसका एक विशेष महत्व है क्योंकि सह्याद्री वेस्टर्न घाट जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तर सह्याद्री और एक दक्षिण सह्याद्री। और उत्तर सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो ये कलसुबा सबसे ऊंची चोटी है और इधर अगर देखें तो आपका सबसे ऊंची चोटी आपको अन्नामलाई है 2695। और सबसे नीचे में इधर कार्डोमम की पहाड़ी है। और ये नीलगिरी जो क्षेत्र है 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और 2000 में इसको MAB भी घोषित किया गया, मेन एंड बायोस्फीयर। इसके साथ ही साथ अगर इसकी पूरी लोकेशन पर बात करें हम तो आपको यहाँ पर डिटेल में दिखेगा कि किस तरीके से कलसुबाई, महाबलेश्वर, बाबा बुदन की पहाड़ी जो आयरन पे फेमस है, जिसको कदरेमुख की पहाड़ी कहा जाता है, कॉफी वाला इलाका भी पूरा है। ये नीलगिरी है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाने वाला बिंदु। और ये दूधा बेटा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ये कार्डोमम की पहाड़ी है, इलायची, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा था। ये अन्नामलाई है जो कि 2695 मीटर के आसपास है। और नीलगिरी जो है वो 2637 के आसपास। और ये देखिए 16 डिग्री नॉर्थ में ये डिवाइड हो रहा है। अब ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर पूरा जो है वो बेसाल्ट वाला इलाका है और ये पूरा नीचे वाला देखें तो ग्रेनाइट वाला इलाका है। इसलिए पूरा बीच में अगर देखें हम तो आपको पूरी ब्लैक सॉइल मिलेगी। और ये डेक्कन ट्रिप से संबंधित पूरा एरिया आपको मिलेगा। इसको आप अलग अलग भी देख सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा है, यूपीएससी भी कई बार पूछती है कि नीलगिरी जो है वो क्या है। ये एक प्रकार की क्नॉट है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है। और यहाँ की ऊंची चोटी जो है दूधा बेटा है। ऊटी वगैरह हिल स्टेशन यहाँ पर है। 86 में नीलगिरी को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, दूधा बेटा बता ही दिया। अन्नामलाई 2695 है,
सबसे ऊंची सह्याद्री की चोटी है, पश्चिम घाट की चोटी है अन्नामलाई। यहाँ के ऊपर आपको पालिनी है, इलायची है, 2695 का डाटा जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने ये अरावली पूरा देख लिया, हमने सतपुड़ा देख लिया, विंध्याचल देख लिया, वेस्टर्न घाट देख लिया। अब हम देखते हैं ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के अंदर हम देखते हैं कि ईस्टर्न घाट में कहाँ पे क्या है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा है। ये महेंद्र की कुछ किताबों में मिलता है, लेकिन जिंदागढ़ा है सबसे ऊंची, लगभग 1600 के आसपास। महेंद्र की तो ऊपर है, जहाँ पे हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन का टेस्टिंग किया गया था, 1501 है, और ये लगभग 1610 मीटर के आसपास। आप देखेंगे इधर नल्लामलाई, वेनिकुंडा, पालकुंडा, जावदी, सेवराय, पंचमलाई, और ये पूरा बालाजी विश्वनाथ का मंदिर भी यहाँ पर है। तो ये वेस्टर्न घाट है। पश्चिम घाट की अपेक्षा ये कम ऊंचा है, परंतु ये चौड़ा भी है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जिंदागढ़ा है, ये आपको याद रखना। और वेस्टर्न घाट के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। रेगुलर बैच में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जब मीन्स पढ़ेंगे तो बाकायदा कंपेरिजन कर लेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या अंतर है, क्योंकि पाठ्यक्रम में सिर्फ पर्वत और पहाड़ियां हैं, तो हम चाहेंगे अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही पढ़ें। ये ताप्ती से लेकर के अरब सागर तक है, महानदी से लेकर नीलनगर तक, नीलगिरी तक है। ये भ्रंश है और ये अवशिष्ट है। ये करीब 1,60,000 में, ये 75,000 में। अन्नामलाई ऊंची चोटी है, जिंदागढ़ा ऊंची चोटी है। और यहाँ पर पर्णपाती वन आपको ज्यादा मिलेंगे, और यहाँ पर पर्णपाती वन मिलेंगे, लेकिन कंपेरेटिवली जो है यहाँ पे पानी जो है वो कम गिरेगा। उसका कारण ये है कि हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम से पूरब, या वीरिंग प्रभाव काम करता है और पश्चिम से पूरब जाते हुए पानी गिरता है। जैसे नीचे केरल से हम अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते जाते पानी की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि वहां पर जो है चैनलिंग प्रभाव काम करता है। मीन्स के बैच में इसको बहुत डिटेल में अच्छे से हम बताएंगे। इसके अलावा कुछ हम लोग यहाँ पर पठारों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड तो हमको पढ़ना ही है। तो मालवा का प्लेटू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कपास के लिए फेमस है, और यहाँ की जलवायु सम जलवायु है, ना गर्मी ज्यादा है ना ठंडी ज्यादा है, हाँ, एक्सट्रीमली मॉडरेट, कूल मॉडरेट हॉट वाली कंडीशन है। फिर बुंदेलखंड है, उसके बाद रीवा पन्ना का पठार है। साथ ही साथ पूरे भारत का सबसे जो खनिज वाला भंडार छोटा नागपुर है, जो हजारीबाग और जो रांची के बीच में से यहाँ से दामोदर नदी जाती है, धात्विक धात्विक तमाम प्रकार के खनिज यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक, ये तमाम चीजें, क्योंकि पिछली बार जो मोलरीज बेसिन पूछ लिया था कि किसी भी पर्वत के नीचे जो इस तरीके के सेडिमेंट पाए जाते हैं, तो वो मोलरीज बेसिन पूछ लिया था कि मोलरीज बेसिन कहाँ पर है, मिजोरम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट करके चलना है कौन कौन से पठार हैं, और प्रमुख प्रमुख पठारों को हमको यहाँ पर दिमाग में रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पठार मैंने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश की परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार कई बार मालवा का पठार पूछता है। जब मैं एमपी का पढ़ाऊंगा तो एमपी में बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मालवा का पठार, आमतौर पर यहाँ काली मिट्टी है, साधारण काली मिट्टी है, जो गहरी काली मिट्टी है वो निमाड़ में, और छिछली काली जो सैले वो सतपुड़ा में। तो मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है, और नीचे का जो प्लूटोनिक अंतर्वेदन के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हो तो उससे यहाँ की मिट्टी काली हो गई, और काली मिट्टी ब्लैक सॉइल होने के कारण ये मैदान अपने आप में रोलिंग प्लेन है, उर्मिल मैदान है, और यहाँ पे कपास की, सोयाबीन की, मूंगफली की जो खेती है वो थोड़ी ज्यादा मिलती है। कपास लास्ट टाइम पूछा भी था, खरगोन में है सबसे ज्यादा, खंडवा में है, और सोयाबीन सबसे ज्यादा उज्जैन में है। तो ये पूरा इलाका है, ये बुंदेलखंड का पठार है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख पुराने पठारों में से एक है, नीस ग्रेनाइट से बना है। तो अब देखेंगे मालवा के पठार के जस्ट बगल में इसकी स्थिति है। जो चेदी महाजनपद है पुराने समय में यही था, खजुराहो यही है, और ये छोटा नागपुर है जो भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है खनिज भंडार के कारण। और ये मिजोरम के अंदर शिलांग पठार है, जहाँ पर ये मोलरीज बेसिन पाए जाते हैं। किसी भी पर्वत पठार के नीचे वाले भाग में जब यहाँ पर अवक्षेप या सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको मोलरीज बेसिन कहते हैं। ज्योग्राफी में सिद्धांत है बुलरीज और मर्गन का, यदि नदी 2 गुना वेग से चलेगी तो अपने साथ 4 गुना कचरा लेके आएगी, और उसी सिद्धांत के आधार पर जो है ये लास्ट टाइम प्रश्न इन्होंने पूछ लिया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपके को कि पर्वत है, पठार है, पहाड़ियां हैं, ये तो आपको देखना ही चाहिए। बघेलखंड का पठार जो है आपको, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है, महानदी सोन जल विभाजक का काम करता है। इसका छोटा नागपुर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रांची और हजारीबाग से जो है वो जो है हजारीबाग और रांची से जो है बीच से जो है ये छोटा नागपुर का पठार है, क्योंकि यहाँ पर दामोदर नदी है, और ये पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण लिहाज से भी जो है बहुत जो है अभी ज्यादा प्रदूषण यहाँ लगातार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खनिज भंडार बहुत अधिक मात्रा में। इसके बाद मेघालय और शिलोंग का पठार, जिसको हम लोग मेघालय शिलोंग का पठार, जहाँ पे मोलरीज बेसिन पाए जाते हैं। और ये गारो खासी जयंती सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम चेरापूंजी यहीं पर है। आजकल इसका नाम सिहरा हो गया है,
तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने आपको बताए, ये आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है। और एकमात्र पहाड़ी जो किसी एक राज्य में है वो अजंता है, जो महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। उसके बाद ये लोकेशन में आप देखेंगे, ये बघेलखंड है सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में, ये हजारीबाग है, यहाँ पर ये आपका पारसनाथ, ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये है आपके गारो, खासी, जयंती, है ना। यहाँ पर इस तरीके की संरचना है फ्यूनल टाइप की। यहाँ पर मेघालय में जो है सबसे ज्यादा पानी की मात्रा गिरती है, और यही कर्बीरांग पठार के पास में यहीं पर जो है आपको जैक्सन जोड़ी बनाने में आया भी था, नोकरे कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान, वो आपके मेघालय में। तो एक अपना विशेष महत्व इन तभी चीज़ों का है। जब हम मीन्स पढ़ेंगे तो हम मीन्स में इनको प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताएंगे भी, क्योंकि अभी ये क्लासेस हमारी प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड है, तो हमारी पूरी चर्चा जो है प्रिलिम्स ओरिएंटेड बातों पे ही रहेंगी, और टू द पॉइंट हम बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा तटीय क्षेत्र है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोंकण रेलवे परियोजना कहाँ चल रही है, कई बार पूछ लेता है। ये देखेंगे आप, एक कच्छ का रण है जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, 24 समानांतर रेखा जाती है, और ये आपका सौराष्ट्र वाला एरिया है। ये कोंकण तट के नाम से फेमस है। इसको 2014 में बिल्ट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट के तहत रिलायंस ने बना करके जो है भारत सरकार को सौंपा है, और ये पूरा इलाका मालाबार तट के नाम से रह जाता है। ये केरल जो है मोनाजाइट वगैरह बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इधर आंध्रा को उत्तरी सरकार कहते हैं, ऊपर उत्कल सरकार कहते हैं, और ये तमिलनाडु वाला जो भाग है इसको कोरोमंडल के नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की तरह इसका कोस्टल एरिया है, और सबसे ज्यादा जो छूता है कोस्टल एरिया, वो आप देखेंगे कि आप पूरे के पूरे इलाके में देखें तो गुजरात का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो पानी से लगा हुआ है, पानी से छूता है। यहाँ पे कांडला करके एक ज्वारीय क्षेत्र भी है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर आजकल हो गया। इसके अलावा कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार आपका केरल वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा है ना। और एक कोंकण तट मैंने बता दिया, महाराष्ट्र, गुजरात, और फिर इधर नीचे आके आपके महाराष्ट्र गुजरात के बाद जो है आपके गोवा आ जाएगा, और फिर इधर आपके कर्नाटका तक के ये आ जाएगा। तो जितने तट हैं ये आपको देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू फ्लैग मिशन भी चल रहा है वर्तमान में। मालाबार तट तो वैसे भी जो है केरला के अंदर फेमस क्षेत्र है। सबसे बड़ा सीपीआर जो है कोच्चि में है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी दिमाग में आपको रखना है। इसके अलावा हम पूर्वी इलाके में देखें तो आपको पूर्वी इलाके में भी 3 तट देखने को मिलेंगे। पूर्वी इलाके में 3 तट आपको मिलेंगे, उड़ीसा में उत्कल तट, और ये आंध्रा में आंध्र तट जिसको रायलसीमा से जुड़ा हुआ बोलते हैं, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोरोमंडल तट तमिलनाडु। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, एक लैगून झील है, क्योंकि ये जो है 3 तरफ से घिरी हुई है, और बैकबोन वाटर जो है यहाँ पर इकट्ठा है। तो ये चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है। जैसे कयाल करके आपके केरला में है, वो भी कई बार पूछ लेता है कि कयाल कहाँ पर है, केरला में। उस तरीके से पुलिकट झील भी चर्चा में है, क्योंकि आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पे, और आमतौर पर इसरो के द्वारा कई प्रोजेक्ट वहाँ चलते हैं, और जो हरिकोटा सतीश धवन सेंटर 1971 में बना वो भी वहीं पर है। इसके अलावा कोरोमंडल, तो कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु से लगा हुआ क्षेत्र है, वो आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी चीजें हैं ये पूर्वी क्षेत्र में हमने यहाँ पर देखी काम की। अब अगर भारत में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, हालांकि मैं झीलों को भी डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा, परंतु फिर भी एट ए ग्लांस आप देख लें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं झीलों टॉपिक को अलग से डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा। तो चिल्का झील उड़ीसा में याद रखें, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सामर झील है राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। ये उलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जितनी झीलें हम देखेंगे और प्रॉपर तरीके से पूरी झीलों को प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। एक कयाल वाला क्षेत्र है, बेमिनाथ झील, तमाम प्रकार की झील। इसके अलावा आपके किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर है, कोलिरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील जहाँ आपके तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो सारी चीजों को भी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। अभी क्योंकि चर्चा में कुछ द्वीप रहे हैं भारत के, तो इसमें लक्षद्वीप लगातार चर्चा में रहा है ना, तो अपन थोड़े से द्वीप देख लेते हैं, और फिर द्वीप देखने के बाद तो झील को तो हम अलग से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लगातार पर्यटन की संभावनाएं लक्षद्वीप में बढ़ रही हैं। तो एक तो अंडमान निकोबार में ये 572 द्वीप हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सेडल पीक है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे बेरन है, और प्रक्षुप्त जो है वो नारकुंडम है, और अंडमान निकोबार में ही जो है वो 10 डिग्री चैनल है, आपको याद रखना है। और 10 डिग्री चैनल की जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और यहाँ पर आपका ये 10 डिग्री चैनल। और अब ये स्वराज द्वीप जो हेवलॉक का नाम हो गया, शहीद द्वीप जो नील का नाम हो गया, और सुभाष चंद्र बोस रॉस का नाम हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, जबकि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री वो लक्षद्वीप में आपको मिलेंगे। तो अंडमान निकोबार का एक विशेष महत्व है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, और 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री जो द्वीप है लक्षद्वीप मिलेंगे। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, करीब 32 वर्ग
किलोमीटर में है। और लगातार करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है लक्षद्वीप, इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, यहाँ की राजधानी क्या है, 9 डिग्री यहाँ है, 8 डिग्री यहाँ है। इसके अलावा कवरती से प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं एट ए ग्लांस। जैसे अभी न्यूमूर द्वीप विवाद चल रहा है भारत बांग्लादेश के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे कलाम के नाम पर हो गया, डीआरडीओ मिसाइल छोड़ता है यहाँ से। उसके बाद खदिया वेट आलिया बेट पेट्रोलियम भंडार है यहाँ। इसके अलावा एलिफेंटा द्वीप है, चर्चा में है। इसके अलावा हेयर द्वीप है, पंबन द्वीप है, पुलिकट झील है, इसरो के द्वारा यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ मिसाइल छोड़ता है, डीआरडीओ 58 में बना और इसरो 1969 में बना। और यहाँ से पुलिकट झील से जो है, हरिकोटा से जो है वो रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर है, सतीश धवन सेंटर के नाम से इसका नाम 2001 सतीश धवन सेंटर है। हाल ही में आके कार्टोसैट 2 भी जो है छोड़ा गया था। और पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। जो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, जहाँ पे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, राम सूती को लेकर जो विवाद चल रहा था वो यही है। अब्दुल कलाम द्वीप नाम व्हीलर द्वीप का हो गया, उड़ीसा के तट पर है, पुराना नाम इसका व्हीलर है। और ये ब्राह्मणी नदी के पास, और यहाँ से जितने भी प्रकार के जो डीआरडीओ के मिसाइल अभियान होते हैं वो यहाँ से जो है छोड़े जाते हैं। न्यूमोर द्वीप गंगा सागर द्वीप है और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है विवाद का कारण। एक माजुली द्वीप भी है जो लगातार सुर्खियों में रहता है और यूनेस्को की जो सूची है उसमें शामिल भी किया गया। और हाल ही में असम ने इसको जो है माजुली आइलैंड को वहाँ का जिला भी 35वां घोषित किया है। तो लगातार 5800 मीटर से घट करके जो 58 किलोमीटर का हो गया, 5800 किलोमीटर से घट के लगातार अपरजन हो रहा है यहाँ पे। और इस तरीके से जो है आपको ये दिमाग में यहाँ रखना है। इसके अलावा थार मरुस्थल की लोकेशन आपको पता है राजस्थान में है और यहाँ से पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई करने के लिए इंदिरा सागर परियोजना चलाई जा रही है। और इसके लिए विश्व बैंक के द्वारा नीलांचल परियोजना चल रही है, अटल भूजल परियोजना चल रही है। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इंदिरा सागर परियोजना चलाई जा रही है। ये अभी चर्चा में भी था आपके अरब सागर, ये व्हीलर द्वीप, क्योंकि यहाँ से अभी मेगा ट्रॉपिक्स जो 2011 में भारत और फ्रांस के द्वारा एक क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा गया था, उसको हाल ही में यहाँ पे गिराया गया है 12 साल बाद। तो इसलिए लगातार जो है वो चर्चा में था। तो अब हम यहाँ पर कुछ नदियों को देख लेते हैं, है ना। तो नदियां देखो, पहले तो इंडो ब्रह्म सिद्धांत था, सारी नदियां एक ही थी, लेकिन प्लूटोनिक अंतर्वेदन से बहुनदी सिद्धांत आया और नदियों में जो है वो धीरे धीरे जो है वो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग हो गया। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो भारत में जल ग्रहण के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण गंगा है और उसके बाद जो है अन्य नदियां हैं। 12,000 नदियां, विश्व की 6% पानी हमारे यहाँ होता है। अब गंगा के बारे में, गंगा नदी तंत्रों के बारे में बता दूं मैं कि हमारे यहाँ गंगा की गंदगी को दूर करने के लिए गंगा कल्याण कार्यक्रम 1985 से चलाया जा रहा है, नमामि गंगे 14 से चलाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप है गंगा को लेकर के, नदियों को लेकर के, वो हमको अभी मेंस में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। अभी यहाँ तो हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं और टू द पॉइंट बात ये होगी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। हमारे सिलेबस में अपोहा तंत्र है, नदियां हैं, तो हमारी पूरी चर्चा नदियों को, क्योंकि भारत में करीब करीब 12,000 के आसपास नदियां, विश्व का 6% पानी है। और इसमें भी हमारे यहाँ जो मेन 3 नदी है वो मेन 3 नदी है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो सिंधु जो है, क्योंकि इंडस रिवर ट्रीटी जो है वो सितंबर 1960 को हुई थी नेहरू और अयूब खान के बीच में, इंडस रिवर ट्रीटी। और इसमें सिंधु की जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, उसका 80% पानी सिंधु, झेलम, चिनाब का पाकिस्तान को, 20 भारत को, रावी, सतलज, व्यास का 20 भारत को, 20 पाकिस्तान को। तो इंडस रिवर ट्रीटी के कारण ये चर्चा में सिंधु नदी तंत्र, तो ये सिंधु नदी तंत्र से क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे भी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु का है, सबसे पवित्र सरस्वती को माना गया है। तो सिंधु नदी तंत्र से प्रश्न निश्चित तौर पर जो है वो परीक्षा में बन सकता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो आपके ये सिंधु नदी के अंदर कौन कौन सी सहायक नदियां उसकी, तो मैंने आपको बता दिया, सिंधु, झेलम और आपके रावी, सतलज, व्यास, जो तमाम नदी। और इंडस रिवर ट्रीटी के बारे में भी मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब कई बार दाएं बाएं नदियां पूछ लेता है भाई कि इसकी दाएं कौन है, इसकी बाएं कौन है, और लगातार निर्देश क्वेश्चन है। ताप्ती महोत्सव हुआ था तो ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा पूछ लिया था, है ना। माही नदी के बाद आदिवासियों की गंगा को भीलों को लेकर सम्मेलन हुआ था और कर्क रेखा 2 बार उसको काटती है, तो वहां पे जो है माही नदी पिछली बार पूछ लिया था। लास्ट टाइम बेतवा से संबंधित नदी चर्चा में थी, बेतवा नदी बीना शहर के किनारे, तो वो पूछ लिया था। दाएं तरफ राइट साइड इसके सियोक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम वगैरह हैं और बाएं तरफ जास्कर, झेलम, चिनाब वगैरह हैं। गंगा में राइट साइड यमुना सोन और लेफ्ट साइड ये है। ब्रह्मपुत्र में भी आप ये याद रखिए, यूपीएससी के लिए ज्यादा काम आता है ये, एमपीपीएससी के लिए तो अपने को टू द पॉइंट जो है चीजें
यहाँ पे रखनी है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, है ना, इससे संबंधित कोई परियोजना पूछी जा सकती है। तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो सिंधु, झेलम और चिनाब है इसका 80% पाकिस्तान को और रावी, सतलज, व्यास का 80% भारत को मिल रहा है। और ये इंडस रिवर ट्रीटी जो है अभी लगातार चर्चा में है, सितंबर 1960 को हुई थी और 84% पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है। इस वजह से थोड़ा कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये इसकी सहायक नदी आप देखिए, ये इसके दाएं तरफ राइट साइड वाली नदियां हैं, है ना, श्योक, नुब्रा वगैरह, और ये इसकी जो है लेफ्ट साइड वाली नदियां हैं, झीलम वगैरह, चिनाब वगैरह, किशन गंगा वगैरह। तो अब अगर देखें तो सिंधु करीब 2880 किलोमीटर के आसपास है और 2880 में लगभग मानिए 1114 किलोमीटर जो है वो भारत में दमचोक से प्रवेश करती है, चिल्लास के से जो बाहर रहती है, और विश्व बैंक मध्यस्थता कर रहा है इंडस रिवर ट्रीटी में, इसलिए लगातार ये चर्चा में भी बना हुआ है। अब झेलम के बारे में मैं बता दूं तो झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, यहाँ पे किशन गंगा परियोजना चल रही है। और जो चिनाब है ये भी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और यहाँ पर जो है वो आपके बारालाचा दर्रा भी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रावी है यहाँ पे, पुरुषणी नदी, इसके अलावा विपाशा, व्यास है। इसके अलावा जो है हरिके बैराज जो व्यास और सतलज के संगम पर है, सतलज नदी जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी नदियों को दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे आपके गंगा पे। तो गंगा में टू द पॉइंट की गंगा की जो लंबाई है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। पानी की मात्रा थोड़ी कम हो गई है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर गंगा को 2009 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और गंगा कल्याण योजना 85 से चलाया जा रहा है। तो गंगा की सफाई और नमामि गंगे योजना, है ना, और ये तमाम चीजें। तो निश्चित तौर पर ये कई बार पूछ लेता है, प्रयाग, विष्णु प्रयाग कहाँ है, धौली गंगा, अलकनंदा, नंद प्रयाग कहाँ है, नंदाग्नि अलकनंदा, पिंडर प्रयाग, कर्ण प्रयाग का, रुद्र प्रयाग, मंदाग्नि अलकनंदा, है ना, कई बार पूछ लेता है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदियों में से एक है हुगली, ये आपको याद रखना है। और लगातार प्रदूषण हो रहा है यहाँ पर गंगा की डाल्फिन के कारण, चर्चा में भी है, ये आपको याद रखना है। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया था 2014 में, जून में। इसके पहले 85 में गंगा कल्याण योजना, गंगा एक्शन प्लान चला था 6 करोड़ 88 लाख लीटर गंदगी की सफाई के लिए। गंगा स्मार्ट सिटी बनाने पे काम चल रहा है। तो गंगा से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछ सकता है कि गंगा कल्याण योजना कब चालू हुई। इसकी सहायक नदी यमुना इन दिनों बाहर के कारण पिछले साल चर्चा में थी, प्रदूषित नदी है ना। यमुना के बाद हम चंबल पे चलते हैं, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पे बहती है, जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इस पे गांधी सागर बांध, राणा सागर, जवाहर सागर है और इंदिरा सागर इसमें नहीं है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो 74 बना था, 50 साल हो रहे। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर तीनों चंबल के ऊपर बनने वाले प्रोजेक्ट है। सोन नदी है नर्मदा के अमरकंटक से निकलती है। गंडक जो है वो गंगा नदी के मुहाने पर जाके मिलती है, उससे घाघरा जिसको जो है अंतस्तरीय नदी कहा जाता है। माही के अलावा कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा रामगंगा, दामोदर जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। पहली दामोदर घाटी परियोजना बनी थी। केन बेतवा जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर पहली नदी जोड़ परियोजना है ना, 44 बड़ी नदियों को जोड़ना उसमें से पहला प्रोजेक्ट है। और बेतवा नदी के किनारे जो है वो आपका बीना शहर भी है और तमाम प्रकार की बातें। और ये कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र जो है लगभग मान के चलिए भारतीय उपमहाद्वीप की लंबी नदियों में से एक है। 916 भारत में 2900 किलोमीटर के आसपास है। और इन क्षेत्रों में जो डेल्टाई झीलें हैं, तो सिंधु में जो है उसको थांड बोलते हैं, गंगा में जो उसको भील बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र में जो डेल्टाई झील पाई जाती है, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, उनको भील कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है लगातार चर्चा में रही, सुर्खियों में रही है ना। इसकी मानस नदी ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है। इसके बाद तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। लोहित नदी, है ना, ये भी ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई है। सुबनसिरी, धनसिरी, बराक नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखेंगे आप। बराक नदी यूपीएससी ने पूछा है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अगर देखें तो आपको इतना याद रखना है कि भारत पूजा और पेरियार केरला में है, शरावती और ये गंगावली कर्नाटका में है। ये माही जो इस टाइम पूछा था, भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर के जाती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ताप्ती 724 किलोमीटर है, बैतूल से निकलती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। गोदावरी इसकी सहायक नदी जो है वो प्राणहिता है और वैनगंगा भी इसमें जाकर के जो है मर्ज होती है। वैनगंगा नहर 1923 में बनी थी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वर्ण रेखा है, दामोदर है, ऊपर तरफ है। फिर ये वैगाई, ताम्रपानी, कावेरी, पेन्नार, इनकी लोकेशन देख लीजिए आप, नीचे की तरफ है। तो ये तमाम नदियां हैं जिनको अपने को थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेटअप करके रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महानदी तंत्र है। महानदी तंत्र आप देख लीजिए, ऊपर से इधर मिलेगा आपको महानदी तंत्र। तो कुल मिलाकर के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट से
निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसमें गोदावरी नदी से पूछ सकता है क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर जो वेस्टर्न घाट में है और ये करीब 1465 किलोमीटर और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और क्योंकि नासिक में कुंभ का मेला लगा था लास्ट टाइम तो चर्चा में था, इसकी सहायक नदी प्राणहिता है, पूर्णा है, वैनगंगा है, वर्धा है, इंद्रावती और वैनगंगा नदी के नहर बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए गोदावरी नदी तंत्र जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहीं पे आप देखेंगे गोदावरी के जस्ट नीचे में आपको कृष्णा मिलेगा, ये 1401 किलोमीटर है और डेल्टा बनाते हुए ये भी जाती है, महाबलेश्वरम के पास में है ना। घाट प्रभा, भीमा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा ये इसलिए भी चर्चा में क्योंकि हाल ही में जो कृष्णा गोदावरी के अंदर जो D6 ब्लॉक है, भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, इसको अभी रिलायंस ने जो है 2003 में जो है इसकी खोज की थी, तो ये केजी बेसिन के नाम से बहुत विख्यात है चर्चा में। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये पूरा का पूरा बेसिन एरिया है और यहाँ बहुत सारे गैस रिजर्व एरिया देखने को मिले हैं, इसलिए चर्चा में। इसके अलावा कावेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच में विवाद है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था। 800 किलोमीटर की नदी है, तमिलनाडु में पानी नवंबर दिसंबर में गिरता है, लौटते मानसून से कर्नाटक में जुलाई में गिरता है। नदी को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद है, तो कावेरी नदी विवाद हम करंट अफेयर्स में लगातार पढ़ते भी रहते हैं, तो ये याद आपको रखना है। इस पे जो है मेत्तूर बांध बना हुआ है, मेला पुरियार बांध जो है वो इसी पर ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलिए स्वर्ण रेखा नदी आपको दिख रही है ऊपर में, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके अलावा वैतरणी नदी आपको दिख रही है, उड़ीसा के पास से निकलती है, जोड़ी बनाने में आ सकता है। ब्राह्मणी नदी, इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, ये कोयल और सांक नदियों को मिलकर के बनती है ना, ब्राह्मणी नदी। इसके बाद पेन्नार नदी आप देखिए नीचे इस तरफ, पेन्नार नदी जो है आपकी कर्नाटका में है। उसके बाद और भी बहुत सारी नदियां हैं, है ना। इसके अलावा वेगई है, वेगई आपके तमिलनाडु से निकलती है। ताम्रपाणी आपके तमिलनाडु से निकलती, सब मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में चलें तो मध्य प्रदेश में आपके नर्मदा, मध्य प्रदेश में आपके नर्मदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन रेखा कहते हैं। धुआधार जलप्रपात जो 13 मीटर के जलपुर में है, सहस्त्रधारा जो महेश्वर में 8 मीटर का है वो यहीं पर है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से जाती है, आंशिक रूप से सिवनी, तो कुल मिला के 16। रानीवंतीबाई प्रोजेक्ट चल रहा है बरगी में, इंदिरा सागर पुनासा में चल रहा है, सरदार सरोवर केवड़िया गुजरात में चल रहा है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। अभी फरवरी 2024 में इसका सरदार सरोवर का जजमेंट भी आया है। सबसे ज्यादा पानी एमपी को मिलेगा 18 के आसपास और 9 के आसपास जो है महाराष्ट्र को, बाकी 0.25 जो है महाराष्ट्र को, 0.50 जो वो आपके गुजरात को, वो आपके राजस्थान को, ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी जजमेंट आया हुआ है। अब ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है, बैतूल से निकलती है। नर्मदा ताप्ती दोनों एस्ट्री का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी, हाल ही में ताप्ती महोत्सव मनाया गया था इसलिए चर्चा में भी है। लूनी नदी ये जो है ये अंतरस्तरीय नदी है। और इसके अलावा माही नदी, माही नदी मैंने बताया आपको कि कर्क रेखा को काटने वाली है, 3 राज्यों से ये घिरी हुई है। इसके अलावा मांडवी है, घग्गर है, जुआरी है, ये तमाम नदियां हैं जिनको आपको हल्का फुल्का देख लेना। भारत पूजा और पेरियार, भारत पूजा और पेरियार जो है केरल से जुड़ी हुई प्रमुख नदियां हैं। तो हिमालय की नदियों को 2026 तक और भारत के प्रायद्वीप नदियों को 2045 तक जोड़कर नदी जोड़ो परियोजना कंप्लीट करने वाली है सरकार, जिसमें 44 बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा। 5,60,000 करोड़ का खर्चा आएगा। नदियों का एक विशेष महत्व है और तमाम प्रकार से चीजें जो है हम परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखेंगे। तो नदियां टॉपिक हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख झीलों की। तो आप देखेंगे भारत में प्रमुख झीलें हैं जिसमें आपको उलर झील दिख रही है सबसे ऊपर में। ये उलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उलर झील, झील आपके सिलेबस में, पर्वत आपके सिलेबस में, पठार इनडायरेक्टली सिलेबस में, पहाड़ी आपके सिलेबस में, मैदान इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में। तो पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, ये सब चीज आपको पढ़नी है। उलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। गोपुर झील है, ये एक सर्पीला आकार में बनती है झेलम नदी से होकर के और रामसर संधि में शामिल भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तुलबुल परियोजना इससे कनेक्टेड है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे में डल है जो जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है ना। आप अंग्रेजी मीडियम वाले लिख लें कि इंडिया लार्जेस्ट जो है वो फ्रेश वाटर लेक है आपके उलर। और फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपके डल भी है और डल भी जो है बड़ी फेमस है प्राकृतिक सुंदरता के लिए, मीठे पानी के लिए। उलर झील जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपको याद रखना चाहिए। आप उलर देखना चाहें तो मैं आपको उलर झील दिखा सकता हूँ, ठीक है क्या। ये उलर झील आपको यहाँ पर आपने देख लिया क्या क्या बातें यहाँ पर करी मैंने उलर झील के बारे में। अब जो यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर आ रहा है आपके उलर झील हो गया, आपका डल झील हो गया। काम का वरना हुई अपने को समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उलर झील हो गया, डल झील हो गया। अब उलर झील, डल झील के बाद में ये पेंगो त्योसो झील है। पेंगो त्योसो यार अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में चल रही है।
पिंगोतोसे झील ये लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पे 14,000 फीट की हाइट पे सकरी झील है, एक प्रकार से खारे पानी की झील है, इसी ऋतु में थोड़ी जम जाती है। और LAC लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अक्साई चीन वाला एरिया है 37,555, वहां पर एक डीप और इंडो मैर्फिक प्रकार की ये लैंडलॉक्ड झील है 14,000 फीट की हाइट पे, और सॉल्ट वाटर लेक है एक प्रकार से आप देखें तो। उसका रेणुका झील है आपके हिमाचल प्रदेश में, ये दिख रहा है आपको, रेणुका झील है आपके हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आपका चंद्रताल है, चंद्रताल झील है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका है। इसके बाद आप आ जाओ सीधे इधर सांबर झील, राजस्थान में आपके कौन सी झील है? सांबर झील है, पुष्कर झील है ना, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांबर। उसके बाद बेम्बीनाड आ जाओ इधर केरला में आप, बेम्बीनाड बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये कयाल के लिए फेमस है, लंबी झील है 96 किलोमीटर के आसपास, रामसर की सूची में शामिल किया। और हर साल यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी होती है ना, एक वेलिंगटन द्वीप यहीं पर है, और इसके अलावा नेशनल हाईवे, छोटे नेशनल हाईवे भी यहाँ से जाते हैं कई। फिर पुलिकट झील है, पुलिकट झील जो है आपके तमिलनाडु है, पुलिकट झील तमिलनाडु में, श्री हरिकोटा बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, ये अभयारण्य भी अपने आप में। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर भोजताल है, मध्य प्रदेश के अंदर को, मध्य प्रदेश वाली को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपके भोजताल है, वैसे तो लाख बंजारा झील भी है सागर में, है ना, सांग के सागर भी है, लेकिन भोजताल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2002 में जो है इसको जो है रामसर संधि घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में जो है वो सांग के सागर को जो मगरमच्छ के लिए फेमस है, और मगरमच्छ 1974 में जो है संरक्षण केंद्र चला था सिरपुर जो सबसे छोटा है, यशवंत सागर जो इंदौर में सबसे छोटा है। तो 80 में से जो 4 रामसर साइड है वहीं पर, रामसर साइड 2 फरवरी 71 को होता है ईरान के रामसर शहर में, जो भी वाटर प्रोन एरिया है जहां पर जमीन में ईल्फोरिन नमक के कण मिलने से जमीन मर्सी हो गई है, वेटलैंड एरिया हो गया, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं। तो 80 साइड है, उसमें से मध्य प्रदेश के अंदर 4 साइड है, आपको याद रखना है। इसके बाद चिल्का झील है, इसके बाद जो है आपके चिल्का झील है, चिल्का झील को भी हम देख लेते हैं थोड़ा। चिल्का झील है, ठीक है, लगभग मान के चलिए जितनी झीलें हैं यहाँ पर, ये जो है आपकी सारी की सारी झीलें आपकी यहाँ पर कवर हो रही है ना। तो मुझे लगता है कि जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक तो आप लोग यहाँ पर प्रॉपर पढ़ ही लीजिए। तो झील वाला जो टॉपिक है ना, इसमें रामसर संधि से जो है जरूर आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, रामसर संधि से, ठीक है। झील में और क्या बन सकता है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है, झील वाले टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, और मैं सीधे अब जो है क्लाइमेट पे आ रहा हूं, है ना। तो झील वाले टॉपिक को आप लोग अपने लेवल पर जो है एक बार और प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, क्या क्या इसमें हो सकता है और कहाँ क्या संभावना बन सकती है, ठीक है। ठीक है, ताकि ये पूरा टॉपिक एक बार में कवर हो जाए फर्स्ट टाइम में, मतलब पूरी पर्वत पढ़ लो आप, नोट बना लो, पहाड़ी पढ़ लो, मैदान वगैरह देख लो, उसके बाद पूरी नदियां देख लो, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, उसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में नर्मदा वगैरह देख लो, ताप्ती देख लो, पूरी इसकी सहायक नदी देख लो, इंडस रिवर ट्रीटी देख लो, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पूरे देख लो। तो लगभग जितना जरूरी पोर्शन है वो कवर हो जाए, और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर से जोड़ करके जो रामसर ट्रीटी है वो देख लो। आपके महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया उलर झील है, आपका पुलिकट है, आपका चिल्का है, आपका, है ना, सारी झीलें। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की पूरी नदियां अच्छे से देख लो, जल विभाजक का पूरा कंसेप्ट समझ लो, जल विभाजक क्या होता है, और माही नदी को अच्छे से देख लो, हो सकता है रिपीट मार दे फिर से इस बार, है ना, या कोई नदी देते, भारत पूजा नदी कौन है, ये है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब और 2-4 देख लेते हैं अपन इसमें। लाख बंजारा मध्य प्रदेश के सागर में याद रखेंगे, है ना, ये हो गया मध्य प्रदेश। इसके अलावा चिल्का झील के बारे में चर्चा मेरी यहाँ पे चल रही थी, तो चिल्का झील पे लोकटक मणिपुर में, है ना, केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो रामसर संधि के अंदर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है जिसमें अभी भी इन स्थलों का सुधार चल रहा है। तो भारत में 80 में से 2 स्थल है, एक केवलादेव और दूसरा जो है वो आपके एक केवलादेव राजस्थान में, दूसरा लोकटक जो अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। यहाँ पर वेटलैंड एरिया का रिफॉर्म्स जो है प्रोसेसेबल है, हालांकि चिल्का झील को इसके दायरे से जो है कुछ समय पहले बाहर निकाल दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध कैसे है ना, तो ये याद रखना है आपको। ये भोजताल तक आ गए थे, फिर लोकटक झील मणिपुर में मैंने बताया, और एकमात्र तैरता हुआ जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वहीं पर है, आद्र, ये रामसर ट्रीटी के अंदर है ये भी।
और लाइफलाइन ऑफ मणिपुर इसको कहा जाता है, केबुल लामझो को, है ना। फुमदी एटोवा जो तैरती हुई जो चीजें यहाँ पे मिलती हैं, फुमदी एटावा वो जो है नेचुरल तरीके से आपको देखने को मिलती है। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुरी के तट पर, ये भी रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रूप सागर है, ये रूपकुंड है, सॉरी रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में नरकंकालों के लिए फेमस है, रहस्यमयी झील है थोड़ी सी। फिर गोविंद सागर हिमाचल में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, है ना। गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में है और सबसे ज्यादा जो है वो कृत्रिम झील है। लगभग हो गया आपका। रूपकुंड जो है रहस्यमय झील है नरकंकालों के लिए, याद रखेंगे आप। तो लगभग मुझे लगता है कि जितने झीलें हो सकती थी वो हमने देख लिया। बेम्बीनाथ अपन ने देख ही लिया था, है ना। पुलिकट अपन ने देख ही लिया। उसके लोनार महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये पुष्कर सांबर ये राजस्थान में है। तो जितना एरिया कवर हो सकता है झीलों से संबंधित, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हिमनद हमारे हैं। जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उनको हम बोलते हैं गुंज, थोड़े छोटे उनको मिंडर, और थोड़े छोटे उसको नहीं, तो बिल्कुल छोटे उनको बोलते हैं उर्म। तो हमारा गंगोत्री है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरीके के मिलेंगे आपको, जहाँ पर आपको हिमनद मिलेगा, जैसे स्नो लाइन एरिया जिसको बोलते हैं अपन, है ना। तो ये आपको थोड़े बहुत याद रखना। बॉल्टेरो मिलेगा आपको, कारगिल मिलेगा, है ना, सियाचिन मिलेगा। ये सारी चीजें हो सकता है यहाँ से कोई लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले। अब हम लोग चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट सीधा ऐसा है कि हमारे सिलेबस में मानसून है, एल नीनो ला नीनो, वेस्टर्न टर्बुलेंस है ना। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस में क्या मिलेगा, सिलेबस में आपको मिलेगा भारत की जलवायु। भाई कोई भी चीज अगर शॉर्ट टर्म में हो रही तो उसको वेदर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में हो रही है अगर सैटरडे संडे का क्लाइमेट वो देख रहा हूं मैं एनवायरमेंट, तो वो हो गया मौसम। 30 साल पुराना देख रहा तो वो चीज होगी क्या, आपके क्लाइमेट। तो हमको ये चीज देखनी है, तो हमको क्लाइमेट क्या है, मानसून क्या है, ये देखना है। सबसे पहली बार मानसून का अल बरूनी ने किया था, उस पर चर्चा करनी है। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी कैसे आता है, मानसून कैसे आता है, कितना परसेंट आता है। तो मानसून जो है करीब करीब 80% वर्षा हमारे मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से 17% होती है, और लगभग 3% होती है वेस्टर्न टर्बुलेंस। वेस्टर्न टर्बुलेंस जो ठंड के समय में जो पानी है वो भाप बन करके उड़ जाता है, और पश्चिम में एक तेज हवा आती है जिससे जेट स्ट्रीम होती है, और वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए एज ए टॉनिक का काम करती है, एज ए टॉनिक का काम करती है। तो इसको हमको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन क्या क्या पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की जलवायु। मैंने आपको सीधे सरल शब्दों में बताया जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये देख लीजिए। एक तो अक्षांशीय लैटिट्यूड वाला होता है, दूसरा आपके जितनी भी प्रकार की उसकी स्थलाकृति होती है। एक तो हो गया आपका कहीं ना कहीं लैटिट्यूड एक्सटेंशन होता है, फिर टोपोग्राफी इसका एक रीजन होता है, समुद्र से दूरी, मानसूनी पवने, एल नीनो और जेट स्ट्रीम, ये सारी चीजें जो होती है वो मानसून के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, मानसून के लिए जिम्मेदार होती है। इंपॉर्टेंटली हम जो भी चीजें देख रहे हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट देख रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम एग्जाम को ध्यान में रखकर चीजों को पढ़ें, और जो भी हमारी जलवायु घटनाएं दी हुई हैं वो सिर्फ एग्जाम के हिसाब से हो। तो हम यहाँ पर बहुत डीप में जरूर जाएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मेन पॉइंट है और मेन जो कंसेप्ट है उस पर जो है हम यहाँ पर चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारक, तो मानसून कैसे आता है और किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर बनती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है, समझने वाली चीज है। एक चीज है, समझ लीजिए आपकी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। पेरू के तट से मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर कम है, प्रेशर हाई है, हवा तेजी से यहाँ पे आ रही है और तेजी से आकर के मानसून प्रकोष्ठ में एंट्री कर रही है और पानी यहाँ पर गिरा दे रही है। ये जो भी चीज हो रहा है इसको बोलते हैं लालिनो। मतलब लालिनो है टेम्परेचर वहां पर कम हो और प्रेशर ज्यादा हो तो हमारा मानसून अच्छा रहेगा। जस्ट इसके उल्टा हो जाए एल नीनो तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाए, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाए और प्रेशर क्या हो जाए कम, तो हवा का रुख थोड़ा धीरे धीरे होगा और यहाँ पर मानसून उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कंपेरेटिवली या तो पानी कम गिरेगा नहीं गिरेगा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाए प्रेशर क्या हो जाए कम हो जाए। तो भारतीय कृषि के लिए एल नीनो अच्छी चीज नहीं है। भारतीय कृषि के लिए एल नीनो जो है वो एक प्रकार से नकारात्मक चीज है। तो आप एल नीनो को ये समझ लीजिए कि एक सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति, जब तापमान अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एल नीनो की है, एल नीनो की स्थिति आती है और ये मानसून की सक्रियता को कहीं ना कहीं कमजोर करती है और इससे दक्षिण पूर्वी जो पवने हैं उनकी गति धीमी हो जाती है और भूमध्य सागर के आसपास
जो बादलों का निर्माण है, वाष्पीकरण है, वो कम हो जाता है, तो पानी कम गिरता है और सामान्य से कम तापमान हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये स्थिति लालिनो होती है। इससे विकसित होने पर भारत में मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनों की गति बढ़ जाती है, जिससे भूमध्य सागर के आसपास वाष्पीकरण का निर्माण हो जाता है और सारी चीजें जो इस तरीके से डेवलपमेंट होती है कि यहाँ पानी गिरता है ज्यादा। अभी एक ग्रुप है मोनेक्स करके, 1973 में बना था भारत और रूस के वैज्ञानिकों के द्वारा। इनमें 555 तरीके मानसून आने के बताए हैं और ये मोनेक्स ग्रुप के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अभी उन्होंने मैकडोनाल्ड D8 करके एक एक्सपेरिमेंट भी भेजा था, जिसमें भारत के मानसून के इंपैक्ट और इफेक्ट के बारे में रिसर्च की थी और उन्होंने ये बताया था कि भारत में 80% जो पानी है वो मानसून से गिर रहा है और हमारे यहाँ जो पानी है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर में, इसमें बेसिकली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में पानी का फ्लो ज्यादा रहता है, तो 80% पानी इससे गिर रहा है। 17% पानी हमारे यहाँ जो गिर रहा है वो लौटते मानसून से गिर रहा है नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में, और 3% पानी हमारा ठंडी में गिर रहा है, वो गिर रहा है वेस्टर्न टर्बुलेंस से, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ से, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी एलिनो लालिनो के लिए हो रही है उसी को जो है वो हम लोग दक्षिणी दोलन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी दोलन बोलते हैं। जो वहां से हवा का रुख आ रहा है, जा रहा है, तमाम प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, तो इसी को जो है हम लोग दक्षिणी दोलन बोलते हैं। इससे भारत का कहीं ना कहीं ऋतु चक्र भी जो है वह प्रभावित हो रहा है। भारत का जो ऋतु चक्र है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ 2 पॉइंट नोट कर लीजिए कि कोई चीज शॉर्ट टर्म में हो रही है तो वेदर, लॉन्ग टर्म में हो रही है तो जलवायु। 80% पानी हमारे यहाँ जून से लेकर के पहले सप्ताह चलिए सितंबर तक गिर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अरब सागर से 65%, बंगाल की खाड़ी से 35%, लेकिन प्रभावशाली बंगाल की खाड़ी, मध्य प्रदेश में दोनों से पानी गिर रहा है। और जलवायु को परिवर्तन वाले करने वाले कारकों में लैटिट्यूड है, अक्षांश कितने पर है, एल्टीट्यूड है, हाइट है, आपके समुद्र से कितनी निकटता है, पवनों का डायरेक्शन कितना है, आपके फॉरेस्ट एरिया कितना है, आपकी समुद्री जलधारा कितनी है, आपका वर्षा, आपका पर्वत, आपकी मिट्टी कैसी, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं 80% पानी मानसून से, 17% पानी लौटते मानसून से, और ठंड के दिनों में जब भूमध्य सागर का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और भूमध्य सागर में तेजी से बादल बनते हैं, वाष्पीकरण तेजी से होता है, तो कई बार पश्चिम से तेज हवा आकर के पानी गिरा देती है पंजाब हरियाणा में, और इससे इतना पानी गिर जाता है, इसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हो जाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में जब पानी गिरता है अक्टूबर में, उस समय क्या होता है, गेहूं बोते हैं रबी का, और फिर काटने का समय रहता है, तो उस समय रबी की फसल को बहुत फायदा होता है। ये तो रबी के लिए जो वेस्टर्न टर्बुलेंस है वो टॉनिक का कार्य करता है। तो ये मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वेस्टर्न टर्बुलेंस भी आपको समझ में आ गया। और ये सारे एक्सपेरिमेंट, इससे मार्च महीने में क्या होता है, मानसून आने के पहले बंगाल और बिहार वगैरह में कुछ पानी गिरता है, केरल वगैरह में आंधी होती है, पानी गिरता है, तो इससे आम वगैरह की जो फसल है उसके फायदेमंद होता है, तो उसको हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं, मार्च अप्रैल महीने के आसपास। और कुल मिलाकर के कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा और असम में इसको जो है वो जो है आपके चाय वर्षा भी कहा जाता है। तो एल नीनो कुछ नहीं है, भारत में पेरू के पूर्वी प्रशांत तट पर एक प्रकार की गर्म जलधारा है। ये पेरू तट पर एक गर्म जलधारा है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो हवा धीरे धीरे आती है, और हवा धीरे धीरे आती है तो वो वाष्पीकरण और बादल का निर्माण कम होता है और मानसून की सक्रियता कम होती है। इससे एल नीनो से भारत में मानसून जो होता है, एल नीनो के कारण भारत में जो मानसून है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। कारण सीधा से है कि पेरू के तट पर गर्म जलधारा, पेरू के तट पर गर्म जलधारा और प्रेशर कम, तो हवा का रुख तेजी से यहाँ आता जरूर है, लेकिन यहाँ के वाष्पीकरण कम और बादल बनने की प्रक्रिया कम, जिससे कि भारत के मानसून की सक्रियता कम हो जाती है। इसको एल नीनो बोलते हैं। जस्ट इसके उल्टा में ला नीनो होता है। ये एक विपरीत संकल्पना है। वहां पर एक ठंडी धारा होती है और वो भारत में आती है, और वहां टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से हवा आती है और ये सीधे जो है यहाँ पे पानी गिराने लग जाती है, और कंपेरेटिवली ला नीनो के कारण मानसून जो है वो सक्रिय होता है। तो तमाम बातें हैं आपको दिमाग में रखनी है, और निश्चित तौर पर यहाँ से जो प्रश्न है वो परीक्षा में आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आप दिमाग में सेट करके चलें कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं परीक्षा के अंदर, और जो जो बन सकते हैं, जो जो टॉपिक यहाँ पर बन सकते हैं, उनको प्रॉपर जो है आप लेकर के चलिए। और मुझे लगता है कि ये वो सारी चीजें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, और इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या हो गए आपके कारक, कौन कौन से कारक होते हैं। तो भारत में जो है मानसून को लेकर के 2 तरीके की थ्योरी हमेशा से चलती है। तो मैंने समझाया आपको, अब मैं थोड़ा सा आपको लिखा भी दे रहा हूं ताकि कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, और अभी मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा, है ना।
ये देखिए हमारे यहाँ दो सिद्धांत है, एक तो परंपरागत सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, और टेम्परेचर कम तो आपका प्रेशर ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, और इसी सिद्धांत पे जो है एल नीनो का सिद्धांत काम करता है। एडमंड हेनरी ने जो है इस पूरे सिद्धांत को जो है पहली बार दिया था, इन्हीं के सिद्धांत पर जो है पूरा पूरा मानसून का सिस्टम काम करता है। और मानसून की इसी थ्योरी के लिए को जो है हम लोग एल नीनो कहते हैं, और जस्ट इसके उल्टी जो थ्योरी होती है जो भारतीय मानसून की सक्रियता को बताती है उसको हम लोग ला नीनो कहते हैं। तो भारतीय मानसून के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर वेस्टर्न टर्बुलेंस के बारे में बताया कि ठंडी के समय अचानक से पानी गिरने लग जाता है, भारत में बाढ़ की स्थिति आती है, पंजाब हरियाणा में पानी गिरता है, उससे बाद गेहूं की फसल को फायदा मिलता है, टॉनिक काम करता है, उसको मावट कहते हैं। तो ये चीज वेस्टर्न टर्बुलेंस कहलाता है, क्योंकि रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अचानक यहाँ पे पानी गिरता है पंजाब हरियाणा में, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी होने लगती है, और जेट स्ट्रीम वही पश्चिम से पूर्व की तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, इनको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। जो भी घटनाक्रम एल नीनो ला नीनो की वजह से हो रहा है इनको हम लोग इंसो या फिर दक्षिणी दोलन भी जो है वो कहते हैं। और इस तरीके से ये इंडियन ओशियन के अंदर इस तरीके का एक पोल सिस्टम डेवलप हो जाता है, पेरू के तट से लेकर के आपके पूरे इस एरिया में। तो ये एक प्रकार का दक्षिण दोलन की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाती है, और इसको हम लोग जो है हिंद महासागर के क्षेत्र पर जो दो ध्रुव डेवलप हो जाते हैं, तो इसमें एक तरफ जो है एल नीनो ला नीनो जैसी कंडीशन पैदा होती है, इस क्षेत्र को जो है हम लोग वो इंसो या दक्षिणी दोलन भी कहते हैं। तो ये एल नीनो ला नीनो की प्रक्रिया के दौरान जब एल नीनो आने का घटनाक्रम बनता है और ये दोलन की तरह पेंडुलम की तरह चीजें, टेम्परेचर कम टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम प्रेशर ज्यादा, ये चीजें होती है, तो इसी को हम लोग इंसो या एल नीनो भी बेसिकली कहते हैं। और भारत में इसका प्रभाव पड़ता है निश्चित तौर पर। कई बार मानसून लौटता हुआ भी आ जाता है ना, और लौटता हुआ मानसून आपको तमिलनाडु में मिलता है, और ये नवंबर दिसंबर में पानी गिरता है तमिलनाडु के अंदर, और भारत में लगभग 17% पानी आपको जो मिलेगा लौटते हुए मानसून से मिलेगा, जबकि मानसून से पानी 80% 17% लौटते से, और 0.3 मिलेगा आपको वेस्टर्न टर्बुलेंस से। तो ये अपने भारत में मानसून का जो है पूरा खांचा है, पूरा सिस्टम है। और आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर में इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है कि यहाँ पर बहुत तेजी से फिर पानी इधर गिरता है, और ये यहाँ पर पानी गिर जाता है, और इसको जो है हम लोग लौटते मानसून से होने वाली वर्षा कहते हैं। जबकि अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में ये होता है कि अल नीनो के अंदर क्या बताया मैंने आपको, प्रशांत महासागर में सीधी सी बात मैंने आपको बताई कि प्रशांत महासागर में टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा, प्रेशर हो जाता है कम, तो लो प्रेशर से हवा उतनी तेजी से आ नहीं पाती, जिस कारण पेरू के तट पर उच्च तापमान हो जाने से प्रेशर कम हो जाता है और मानसून की सक्रियता कम हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी लो प्रेशर हो जाता है, तो बादल भी नहीं बनते, वाष्पीकरण भी कम हो जाता है, और इसके कारण वहां पर कमजोर वाकर शेल का निर्माण होता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है, और पेरू में इतना पानी गिर जाता है कि वहां की फिशरीज इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाती है। उसी तरीके से ला नीनो जस्ट इसका उल्टा है, सीधा सा कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ला नीनो में टेम्परेचर जो है वो कम और प्रेशर हाई होता है, तो मानसून की सक्रियता तेज हो जाती है, क्योंकि बादल का निर्माण अच्छे से होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अच्छे से होती है, तो यहाँ पर जो है प्रबल वाकर शेल का निर्माण हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया भारत में अच्छा मानसून बनता है, और पेरू में भी जो है वो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर स्थिति में जाती है। और यही पाठ्यक्रम में रखने के पीछे मंशा इनके के एक विद्यार्थी जो है तमाम चीजों को प्रॉपर तरीके से जान ले। और ये जो चीजें हो रही हैं, एल नीनो ला नीनो का जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है, इस तमाम घटनाक्रम को हम लोग एल नीनो एंड साउथ ऑक्सीलेशन कहते हैं। एल नीनो इन साउथ ऑक्सीलेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब एल नीनो और दक्षिणी दोलन जो अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो एल नीनो को और साउथ ऑक्सीलेशन को हम लोग एल नीनो एंड साउथ ऑक्सीलेशन के नाम से भी जानते हैं। और इससे भारत पे हमेशा इंसो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानसून की सक्रियता कम हो जाती है, वाष्पीकरण कम होता है, बादल का निर्माण कम होता है, जिसकी वजह से जो है पानी की मात्रा यहाँ पर कम देखने को मिलती है। और मानसून से ये स्थिति आती है कि हमारे यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव, अगर ला नीनो आया तो कृषि अच्छी होगी, सिंचाई अच्छी होगी, पानी अच्छा है, औद्योगिक डेवलपमेंट अच्छा है, डाइवर्सिटी फसल अच्छा, खाद्यान्न अच्छा, नहीं हुआ तो सब बेकार, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, मृदा अपरदन हो गया, और मानसून जो है एक जुए के रूप में काम करता है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। तो ये इंटरट्रॉपिकल जोन के प्रभावित होने के कारण ये सब होता है, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सब ये होता है। और भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है, जिसमें गारो, खासी, जयंती, मेघालय वाला क्षेत्र है, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र है, जिसमें आपका प्रायद्वीपीय भारत है, झारखंड है, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में हम
पानी की स्थिति को देखते हैं और कोपेन थर्मोस्टेट जलवायु के डिफरेंट डिफरेंट प्रदेश भी बताए हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि पाठ्यक्रम में है नहीं, और मैं जो भी चर्चा कर रहा हूँ पाठ्यक्रम के हिसाब से ही करना चाहता हूँ ताकि चीजें समझ में आए। तो भारत में जो ऋतु है, एक तो शीत ऋतु होती है, मध्य नवंबर में चालू होती है, फरवरी तक रहती है और इस समय ठंड अच्छी रहती है। और इसके बाद जो है एक मार्च में चालू होती है, जून तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु है। और उसके बाद फिर वर्षा ऋतु है जो मध्य जून से चालू होती है और सितंबर तक होती है। अभी सितंबर तक के जो है, जून से मध्य जून से लेकर सितंबर तक के मानसून का समय रहेगा। 80% पानी गिरेगा और 80% पानी गिरेगा, 17% लौटते हुए मानसून जो नवंबर दिसंबर में गिरेगा और वेस्टर्न टर्बुलेंस से ठंडी में गिरेगा। तो इस तरीके का समय रहेगा और ये भारत में मानसून को, जलवायु को समझने का तरीका और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने आपको इंडायरेक्टली बता दिए कि कौन कौन से कारक हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन प्रभावित हो रहा है। अब हम तो संसाधनों पर चर्चा करते हैं कि भारत में कौन कौन से संसाधन है। हमारे वन संसाधनों की सबसे पहले बात कर रहे हैं। मिट्टी तो हमारे सबसे ज्यादा कछारी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में काली पाई जाती है। तो अगर हम भारत के अंदर चट्टानों की बात करें तो भारत में जो है आर्कियन चट्टान है, द्रविडियन चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है, तमाम प्रकार से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में संसाधन में सीधे वन है, खनिज है, और वन खनिज के बाद जो है हमारे सिलेबस में सीधे जो है आपका वन है, खनिज है और सीधे आपका जल है। तो हम सीधे टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे यहाँ जो वन है, अगर हम वन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अगर देखें ओवरऑल तो मध्य प्रदेश में है एरिया वाइज, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ में। सबसे कम जो है वो हरियाणा में, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप में, केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया तो, और यूनियन टेरिटरी को अगर ओवरऑल राज्य को मिलाया तो मिजोरम में। और तेजी से पेड़ हमारे कर्नाटक में बढ़ रहे हैं, आंध्रा में बढ़ रहे हैं, केरल में बढ़ रहे हैं। तो तेजी से पेड़ हमारे कर्नाटक में बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा पेड़ हमारे मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल में और फिर छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में और उसके बाद फिर आपके छत्तीसगढ़ में। और तेजी से पेड़ हमारे कहां बढ़ रहे हैं? कर्नाटका में। तो अगर आप लोकेशन वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो भारत में आप देखेंगे सबसे ज्यादा पेड़ आपको मिलेंगे कहां पर? मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। सबसे कम अगर मिलेंगे आपको तो हरियाणा में। तेजी से अगर वन क्षेत्र अगर डेवलप हो रहा है राष्ट्रीय वन की रिपोर्ट के अनुसार तो कर्नाटक में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है। और लगातार आप देखेंगे जो सरकार की रिपोर्ट है, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि भाई लगातार वन क्षेत्र को बढ़ाइए। इसके लिए कंपोसेंट्री अल्पर टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी करके एक प्रोजेक्ट चालू हुआ जिसमें वन क्षेत्र को बढ़ाने की बात हुई। और रिड्यूसन, इम्यूजन, डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन प्लस रिड्यूसन, इमिग्रेशन, डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन डबल प्लस, इस प्रकार की योजनाएं लाई गई और वन क्षेत्र को 70 लाख हेक्टेयर में बढ़ाने का सरकार का वादा रहा। अब देखिए 13 में वन एरिया इतना था, 15 में इतना हो गया और अब जो है 17 में इतना हो गया और अब ये लगातार बढ़ रहा है। लगातार वन क्षेत्र बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। वनों का सबसे कम प्रतिशत जो है अभी भी जो है वो आपके हरियाणा में बना हुआ है। तो ये आपको वन टॉपिक को थोड़ा सा देख लेना, इसमें कोई बड़ा भारी टेंशन नहीं है। पर्णपाती वन, जिनके पेड़ गिरते हैं उनको पर्णपाती वन बोलते हैं। लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था महुआ, सागौन और कटहल में क्या है, तो महुए के पेड़ पत्ते गिरते हैं, सागौन के पत्ते गिरते हैं, कटहल के पत्ते नहीं गिरते। तो जो कटहल उससे बाहर हो गया था। लास्ट टाइम एमपी पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश में कौन से वन नहीं पाए जाते? अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। तो मध्य प्रदेश में, भारत में, हम दोनों को समझ रहे हैं कि भारत में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। हरे भरे वन वेस्टर्न घाट में आपको मिलेंगे, रोजवुड वगैरह, महोगनी वगैरह, इबोनी वगैरह। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको हम लोग मानसूनी वन कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, इसमें सागौन आएगा, शीशम आएगा, साल आएगा, महुआ आएगा, कटहल इसका भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम IAS में, है ना। सदाबहार वन जो हर जगह होते हैं और पर्णपाती जो गर्मी आते से अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 में होते हैं और शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा कांटेदार वन होते हैं। तो कांटेदार वन आपको मिलेंगे बबूल, खैर वगैरह सारे, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, इसमें कोई रटना नहीं। खजूर है, खैर। पर्वतीय वन पर्वत में पाए जाते हैं, अल्पाइन वन बोलते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते। इसके अलावा अनूप वन होते हैं, ये वेटरन एरिया में पाए जाते हैं, सुंदरी का पेड़, फिनिक्स का पेड़, नारियल का पेड़ या आपके सोनेरेशिया का पेड़। इस तरीके की चीजें हैं जिनको आपको यहाँ पर दिमाग में रखते हुए चलना है। और आई होप कि हम वन फॉरेस्ट वाले एरिया में इतना ही पढ़े जितना जरूरी है। हाँ, कुछ मैग्रोन वन से क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्रोन वन बलवाकार मिट्टी होती है, सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं और मैग्रोन वनस्पति को लेकर का भी फंड भी बना है करोड़ों रुपए का कि मैग्रोन वन को बढ़ाया जाए। तो सुंदरवन में मैग्रोन वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, भारत में 7% है। बलवाकार मिट्टी होती है और ये बलवाकार मिट्टी के कारण इनकी जड़ें मिट्टी को अपने में घेर के रखती हैं। इससे चक्रवात वगैरह, साइक्लोन वगैरह आते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो मैग्रोन वन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे सुंदरवन के डेल्टा में,
है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हैं, नर्मदा और ताप्ती जो है वो एस्चुरी बनाते हैं। और मैंने बता दिया कि वन क्षेत्रों को लगातार बढ़ाने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। वन वैसे भी कॉन्क्रीट लिस्ट का विषय, समवर्ती सूची का विषय 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। 48A में पर्यावरण संरक्षण, 51G में पर्यावरण संरक्षण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट को लेकर 72 में बात हुई। और लगातार जो है पेड़ पौधों के डेवलपमेंट के लिए 80वें विभाग 85 मंत्रालय बना। पीताम्बर पंत कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो पर्यावरण को लेकर काम हो रहे। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है 1981 में देहरादून में खोला गया। वानिकी अनुसंधान देहरादून में खोला गया 86 में। इसके अलावा जो वनस्पति संस्थान है बॉटनिकल गार्डन 1890 में कलकत्ता में खोला गया। और वन अनुसंधान संस्थान जो एमपीपीएससी ने लास्ट टाइम पूछा था वो देहरादून में 1906 में खोला, है ना। ये कई बार पूछ लेता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, समवर्ती सूची का 1906 में देहरादून में, और ये 1890 में बॉटनिकल वाला है, ये आपको याद रखना है। वन रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि वन रिपोर्ट के अनुसार क्या स्थिति है, कहाँ वन बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, तेजी से कम कहाँ हो रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बालाघाट में है, और परसेंटेज वाइज जो है बालाघाट में, एरिया वाइज बालाघाट में, और तेजी से कम हो रहे उज्जैन में कम भी और भिंड में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वन को लेकर के चर्चा, सागौन हमारे 20% के आसपास है एमपी में ना, और साल हमारे 4.2 के आसपास है। अब तमाम तरीके से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से क्वेश्चन आ सकता है, कब चालू हुआ, 75 में हुआ। और सामाजिक वन महोत्सव 3 मार्च को वानिकी दिवस मनाते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिवस जो है 21 मार्च को मनाते हैं। तो वो आपको याद रखना है, एक बार और देख लेना प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं खनिज पे। तो खनिज में अपन चलते काम की बात पे कि भाई खनिज का है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज पर हम चर्चा करते हैं। हमारे कहाँ कहाँ खनिज आपको ज्यादा मिलेंगे। छोटा नागपुर के प्लेटू में, पट्टी में आपको सबसे ज्यादा खनिज मिलेंगे, मैक्सिमम खनिज मिलेंगे। उसमें भी आयरन कहाँ ज्यादा मिलेगा, मैग्नीज कहाँ मिलेगा, तांबा कहाँ मिलेगा, है ना। तो लोहेस सबसे ज्यादा मिलेगा आपको उड़ीसा में। लोहेस सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, लो अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है उड़ीसा में, भंडार, हालांकि कहाँ पर है, कर्नाटक में। वर्ल्ड में कहाँ पर है, चाइना में। वर्ल्ड में कहाँ पे, चाइना में। उसमें भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटाइट जो मिलेगा झारखंड में मिलेगा। मैग्नेटाइट कहाँ मिलेगा आपको, झारखंड में, काला होता है। और हेमेटाइट मिलेगा आपको उड़ीसा में, ओवरऑल भी उड़ीसा ही। और लिमोनाइट मिलेगा पश्चिम बंगाल में। लिमोनाइट मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करेंगे मैग्नीज की, तो आपको देख लें मैग्नीज आपको बालाघाट में मिलेगा सबसे ज्यादा, है ना। 500 लाख टन के आसपास, 640 लाख टन है मध्य प्रदेश में, 500 लाख टन मैग्नीज की खदान है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड 1972 से होकर आता, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, उसमें भी बालाघाट है। भंडार हालांकि उड़ीसा है, वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका है ना। और उड़ीसा सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर स्टोरेज मिलेगा, लेकिन उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में मिलेगा। लास्ट टाइम तांबा पूछा था इन्होंने, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो तांबा में भी मध्य प्रदेश पहला है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और मैग्नीज बरवेली सबसे बड़ी खदान है मैग्नीज की, और तांबे की कॉपर लिमिटेड जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 42 से बना रहा है। तो मैग्नीज की खदान करीब है 1.8 किलोमीटर की, और ये तांबे की जो है वो है करीब करीब 500 लाख टन की, है ना। कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा तांबा। जस्ता आपको मिलेगा कहाँ पर, राजस्थान में। जस्ता आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। बॉक्साइड आपको सबसे ज्यादा मिलेगा उड़ीसा में। बॉक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, बॉक्साइड मिलेगा आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा में। क्यूप्राइड जो है वो भी आपको उड़ीसा में मिलेगा सबसे ज्यादा, बॉक्साइड हो गया। सोना आपको मिलेगा सबसे ज्यादा कर्नाटका में। सोना आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कहाँ पर, कर्नाटका में, वो भी कोलार। कर्नाटका में वो भी कहाँ पर, कोलार में, कोलार में। उसके बाद टीन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा छत्तीसगढ़ में। टीन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में आपको बैतूल मिलेगा, लेकिन भारत में आपको मिलेगा। क्रोमाइट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा उड़ीसा में। क्रोमाइट मिलेगा आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा में। अभी तो धात्विक खनिज थे, अब अपन अधात्विक खनिज पे चलते हैं। तो धात्विक खनिज थे, अब उसके बाद हम चलते हैं अधात्विक खनिज पे, नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल में सबसे पहले हीरा। हीरा आपको एकमात्र मध्य प्रदेश के मझगवा में मिलेगा। और यहाँ पर टिंटो कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया की, वो चला रही है ऑपरेशन बंदर, करोड़ों अरबों रुपए एनएमडीसी के द्वारा, जो 1962 में बना, वो यहाँ पे माइनिंग कर रहा है। पन्ना का फेमस जगह है हीरे के लिए। जिप्सम सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से राजस्थान आना चाहिए, जिप्सम राजस्थान आना चाहिए। उसके बाद हम अभ्रक की बात करें तो अभ्रक मेरे ख्याल से अरुणाचल, आंध्र प्रदेश आना चाहिए, है ना। भारत में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बालाघाट। तो अभ्रक को याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश। अभ्रक में आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा राजस्थान। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो आपको चूना पत्थर में जबलपुर भी है आजकल। उसका डोलामाइट में एमपी फर्स्ट है, यहाँ पर एमपी फर्स्ट कर लो, डोलामाइट में फर्स्ट हो गया अपन। ग्रेफाइट में जो है ये तमिलनाडु फर्स्ट है। मध्य प्रदेश में देखें तो बैतूल फर्स्ट है ना। उसके अलावा नमक में आप आएंगे तो नमक जो है गुजरात। नमक में आपको लिखना है गुजरात। नमक में कौन है भी आपका, गुजरात। यूरेनियम में आपके झारखंड, जादूखोड़ा।
थोरियम में आपके मोनोजाइट केरल, बेरिलियम में आपका राजस्थान, इसके साथ जिरकॉन में आपका केरल, इल्मेनाइट में आपका जो है केरल, और इसके बाद ऊर्जा खनिज की बात करें तो हमारे यहाँ कोयला जो है सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, एंथ्रासाइट कोयला मिलेगा आपको सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, बिटुमिनस मिलेगा आपको झारखंड में, लिग्नाइट मिलेगा आपको तमिलनाडु में, है ना। इसके अलावा पेट्रोलियम भंडार की बात करें तो कच्चा तेल आपको राजस्थान में मिलेगा सबसे ज्यादा, पेट्रोलियम जो तेल है वो आपको असम में मिलेगा, प्राकृतिक गैस भी आपको असम में मिलेगी। तो लगभग सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मैंने कर, ये मीन्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक एक जनसंख्या है, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या को लेकर कहाँ क्या मामला चल रहा है सेंसस को लेकर। तो 1872 में, अगला टॉपिक जनसंख्या है हमारा ना, जनसंख्या टॉपिक है हमारा, ध्यान देंगे। 1872 में मेयो ने चालू किया था, 81 में व्यवस्थित जनगणना चालू हुई, 11 वाली चंद्रमौली जी ने की थी, और हर 10 साल में होना चाहिए लेकिन अभी हुई नहीं, तो अब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अपन। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 382 हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 17.5% दुनिया की आबादी है, 74% हमारा एजुकेशन है, ग्रोथ है। अभी हम फर्स्ट नंबर पे आ गए 142 के आसपास, और इसके बाद हमारा लिंगानुपात केरला का सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे 5 लिटरेसी वाले राज्य हैं जो लास्ट टाइम पीएससी ने पूछे थे कि सबसे ज्यादा केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा, इसमें लक्षद्वीप नहीं था ऑप्शन में। गोवा, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा ये क्वेश्चन था। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी ये है केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्रा, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्रा। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा अगर देखें तो बिहार की है, और सबसे कम देखें तो आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश की, और शीर्ष पर सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की मिलेगी, है ना। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें एक बार, तो ये तो जनसंख्या को लेकर डाटा था। तो सबसे ज्यादा मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपको किसकी मिलेगी, सबसे ज्यादा बिहार की, सबसे कम मिलेगी अरुणाचल की, यूनियन टेरिटरी का नहीं पूछेगा। लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको मिलेगा, लगातार देखिए लिंगानुपात की स्थिति को आप कब कब कम हो रही है। देखिए 1981 से 91 में कम हुई 927, और 91 से 2001 के बीच में लिंगानुपात बहुत कम हुआ, अभी 943 है। तो सबसे ज्यादा केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, सबसे कम हरियाणा, मध्य प्रदेश का केरल बालाघाट को कहते हैं, मध्य प्रदेश का हरियाणा पिंडो को कहते हैं, पुडुचेरी और दमन द्वीप में स्थिति ठीक ठाक है। इसके बाद शिशु लिंगानुपात देखें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर का सबसे ज्यादा है। तो शिशु लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा किसका है, अरुणाचल का। और ओवरऑल कम किसका है, यहाँ पर भी हरियाणा का कम है, यहाँ पर भी हरियाणा कम है। साक्षरता की बात करें तो लास्ट टाइम क्वेश्चन था यहाँ से, तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरला है, उसके बाद मिजोरम है, केरल 94, फिर मिजोरम 91, फिर गोवा, और उसके बाद त्रिपुरा 87। तो केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। सबसे कम जो है यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है, और सबसे कम अगर देखें हम तो सबसे कम साक्षरता आपको मिलेगी बिहार की, है ना। तो लगभग मान के चलिए कि ये आपका जनसंख्या से रिलेटेड बात हुआ। और जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, तो वो आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर कम है भारत में, और जनसंख्या वृद्धि के कारणों के कारण ही भारत में ग्रामीण और नगरीय प्रवास, माइग्रेशन बढ़ रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में। रोजगार के अवसर नहीं, कृषि हमारी ठीक नहीं, कंपेरेटिवली एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं, नगरों का आकर्षण, महानगरीय भटकाव, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, तमाम चीजें। और इन कारणों से भारत में अर्बन रूरल गैप आ रहा है, 72% लोग शहर में और 28 लोग गांव में रह रहे हैं, और लगातार माइग्रेट हो रहे हैं। और लगातार माइग्रेट होने के कारण एक आयु समूह का व्यक्ति जो लगातार जो जा रहा है, और हमारे यहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है एज कंपेरेटिवली। भारत आज की डेट में चाइना से भी पॉपुलेशन ज्यादा कर चुका है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। 1921 को महान विभाजन वर्ष जनसंख्या का कहा जाता है, जब जनसंख्या बढ़ी ही नहीं, है ना। तो माइग्रेशन को लेकर के मैंने बताया कि हमारे यहाँ राज्यों के अंदर माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, और ये माइग्रेशन का जो लेवल है वो भी आपको मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जा रहे हैं, तो देखिए 17.29 था माइग्रेशन, जो बढ़कर 31 हो गया। मतलब 2023-24 में माइग्रेशन जो है वो 31% हो गया। तेजी से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और माइग्रेट हो रहे हैं, और जनसंख्या के कुछ लाभांश भी है लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर भी काम कर रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि को मैनेज करने को लेकर सरकार ने जनसंख्या नीति कानून बनाया। 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या कंट्रोल को लेकर बात चली। 7,26,26,809 तो अकेले मध्य प्रदेश में 5वें नंबर का पॉपुलेशन वाला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। जनसंख्या का वितरण अगर देखें तो लगातार जो है
हमारे वितरण प्रभावित हो रहा है, जनसंख्या का तमाम ऐसी चीजें हैं, जनसंख्या की संरचना प्रभावित हो रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको देखना है। और ये यहाँ पर निश्चित तौर पे क्वेश्चन जो है माइग्रेशन से भी आ सकते हैं, रूरल टू रूरल माइग्रेशन क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की अगर हम बात करें तो यूएस में सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं। हाँ, जब एक जगह सुरक्षित नहीं रहते दूसरी जगह जाते हैं, तो यूएई में हम लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, उसके बाद यूएस में माइग्रेट हो रहे हैं। और आप देखेंगे इंडिया की माइग्रेशन रेट लगातार बढ़ रही है, कंपेरेटिवली माइग्रेशन रेट लगातार बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, चाहे अंतर्राज्यीय हो चाहे पुल और पुश फैक्टर के कारण हो। ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो हमने यहाँ पर कवर किए, और आई होप कि हमारा प्रयास है हम लगातार चीज़ों को लेकर चलेंगे। अभी जितनी भी चीज़ें हमने बताई उसमें कुछ जनगणना की अन्य चीज़ें भी हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ आपको अन्य चीज़ें यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, उनको आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, जो टॉपिक के साथ साथ आपके ये इम्पोर्टेंट है। किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उसके लिए आप थोड़ा गेट टू रेडी रहिए, है ना। क्या प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, है ना। उदाहरण के लिए आपको इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि भारत का कौन सा, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में आपको बता दूं, ये भारत के अंदर इतने राज्य हैं, ये भारत के अंदर इतने राज्य हैं, आप देखिए, है ना। अब भारत के अंदर इतने राज्य हैं, आपको सबकी लोकेशन पता है कि कहाँ कौन से है ना। आप देखेंगे कहाँ किसके लोकेशन पे, चलिए आप देख लीजिए। अब जैसे भारत में राज्य समूह तेलंगाना, मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दूं कि तेलंगाना से कौन कौन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तेलंगाना से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो भाई तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, देखिए आप। तेलंगाना से आप देखिए आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, देखिए आप। इस तरीके का प्रश्न सकता है। तेलंगाना से कर्नाटका लगा हुआ है, आप देखिए, और तेलंगाना से आपका महाराष्ट्र लगा हुआ है, देखिए, है ना। इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अब आप देखें ध्यान से, अब ये प्रश्न देखिए, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। हमारी टेस्ट सीरीज का है ये प्रश्न, देखिए आप, कौन सा राज्य तेलंगाना से लगा हुआ है, ये देखिए चौथा ऑप्शन टिक लग जाएगा, ठीक है क्या, चौथा ऑप्शन टिक लग जाएगा आप। उसी तरीके से मान लीजिए अगर एरिया वाइज हम बात करें कि भाई जनसंख्या वाइज तो भारत फर्स्ट है, एरिया वाइज अगर हम भारत को देखें तो 2.4 एरिया में भारत की लोकेशन 7वें पे है। बाकी देखिए भारत से ऊपर कौन कौन है, रशिया है, ये चाइना सेकंड चला गया पॉपुलेशन। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है ना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, अगर मान लीजिए आप ऐसे पढ़ के जाए, है ना। जैसे एरिया वाइज भारत 7वें पे, जनसंख्या पहले पे, एरिया वाइज 2.5% 2.4 और पॉपुलेशन वाइज 17.5 है। उत्तरी बिंदु ये, दक्षिणी बिंदु ये, पूर्वी बिंदु ये, पश्चिमी बिंदु ये। इंदिरा कोल है, दक्षिणी ग्रेट इंडिया है, सुनामी डूब गया था, पूर्वी किबुतु है, पश्चिमी जो है गौर माता है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमने टेस्ट में दे दिया, आपको दे दिया कि भारत का कौन सा राज्य जो है उसका पूर्वी पश्चिमी बिंदु को आप बताइए। तो आपको इस तरीके का प्रश्न आ गया तो आपको घबराना नहीं है। ये पश्चिम में आपका अरुणाचल, पूर्व में आपका अरुणाचल है, और पश्चिम में आपका क्या है, गुजरात। ये आपका टिक लग गया। तो इस तरीके के कॉमन सेंस वाले प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे भारत में कितने राज्य हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं कर्क रेखा से संबंधित, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 8 राज्य जाते हैं भारत में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने राज्य जाते हैं, 8 राज्य। गुजरात जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम जाते हैं। अब इसमें जो जाते हैं, ठीक है, अब इसमें जो जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पूछ लेगा कि कितने तटीय और स्थल राज्य कर्क रेखा से जाते हैं, किसने तटीय और स्थल रुद्ध। तो तटीय में गुजरात जाता है, तटीय में, और तटीय में, और जो तटीय में राजस्थान, तो तटीय में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। तो इस तरीके से 2 स्थल रुद्ध हैं और 6 जो है वो लैंडलॉक्ड है। या आपके कह सकते हैं कि 6 जो है हम रख लेते हैं कि भाई कर्क रेखा से जाने वाले राज्य 8 है, लेकिन भैया उसमें भी हमारे तट से जाने वाले 2 हैं और स्थल से जाने वाले जो हैं वो 6 हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपके कर्क रेखा से जाने वाले 2 जो है गुजरात और पश्चिम बंगाल तटीय, और बाकी के जो 6 बच गए वो आपके स्थल रुद्ध राज्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो फसल है, फसलें और खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति कोरिडोर। इसके बाद एक टॉपिक है प्रकृति का आपदा और चक्रवात, देख लेते हैं। देखिए चावल हमारा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। आप चावल आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, और विश्व चावल संस्थान मनीला फिलीपींस में है, और भारत का जो है वो कटक में है। और आप देखेंगे लगातार चावल का उत्पादन भारत में बढ़ रहा है।
इसलिए लास्ट टाइम उन्होंने रतन सो बेक और बहादुर सा बेक क्या है, चावल के प्रकार हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था। वर्तमान में चावल का लगातार जो है वो निर्यात भी कर रहे हैं। और आज की अगर हम कंडीशन देखें तो चावल प्रमुख फसलों में अगर देखें तो चावल के उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया है। फर्स्ट नंबर पे क्योंकि यहाँ पे ओस, अमन और बोरो तीनों सीजन के जो है वो राइस जो है यहाँ पर होते हैं। भारत का नंबर वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड है। और अभी केजी बेसिन जो है उसको दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो बीच में चंपारण का जो मार्चा चावल और चखाओ चावल मणिपुर का है। और जो काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है, उसको जो है जीआई टैग में मिला, इसलिए लगातार चावल चर्चा में। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। गेहूं में अगर देखें तो चाइना फर्स्ट है, भारत सेकंड है, मध्य प्रदेश का नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। सरबती गेहूं जो मध्य प्रदेश के सीहोर में है, उसमें विटामिन बी पाई जाता है। गेहूं भी लगातार चर्चा में, क्योंकि आजकल यूजी नींदर में नामक बीमारी को लेकर ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का संस्थान जबलपुर में है। और गेहूं को लेकर के मैं बता दूं आपको, काठिया, सरबती और भालिया गेहूं, इनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, जिसमें सरबती गेहूं मध्य प्रदेश के सीहोर से संबंधित। मोटा अनाज वर्ष क्योंकि 2023 को यूनो मना रहा है, लहरीबाई को इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मोटे अनाज में ओवरऑल जो है कर्नाटका फर्स्ट है, आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाने के कारण लगातार ये सुर्खियों में भी है। और पूरे भारत में अगर देखें तो मोटा अनाज सबसे ज्यादा कर्नाटक, अकेले ज्वार देखें तो महाराष्ट्र, अकेले बाजरा राजस्थान, अकेले रागी कर्नाटक, अकेले जो राजस्थान, कोदो कुटकी में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली और बालाघाट। अब कर्नाटका का नंबर जो है वो मक्के में पहला नंबर है मोटे अनाज की तरह। और जो आपका मध्य प्रदेश है उसका नंबर सेकंड है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है। दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा दलहन वैसे भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण उत्पादक है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। उसके बाद महाराष्ट्र है। और जो द्वितीय हरित क्रांति लाई गई है वो प्रोटीन निर्माण के लिए, दलहन तिलहन जो चावल है उसके निर्माण के लिए लाई गई है। पहली हरित क्रांति जो है 1966 में लाई गई थी। हमें स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया, विलियम गेट ने शब्द दिया था। नॉर्मन बोरलॉग को, जिनको 70 में शांति का नोबेल मिला, उन्होंने वैश्विक क्रांति के तौर पर इसके जनक के तौर पर काम किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इरिगेशन फर्टिलाइजर सीड से है। और जो सेकंड रेवोल्यूशन है वो प्रोटीन से रिलेटेड है और प्रोटीन बिल्डिंग को लेकर लगातार काम चल रहा है। मध्य प्रदेश का नंबर जो है दालों में प्रथम है। अब अगर हम दालों के भी अलग अलग प्रकार को देखें तो अरहर में महाराष्ट्र प्रथम है, मूंग में राजस्थान और चने में महाराष्ट्र है। और ओवरऑल जो है चना जो है सबसे ज्यादा चलने वाला है। इसमें जो भी बीच में आपने सुना होगा बेगानी तुअर दाल जो डिंडोरी की है उसको बहुत जल्द जीआई टैग मिलने वाला है। अभी हाल ही में रियावन लहसुन को मिला है जो रतलाम का है। वैसे लहसुन सबसे ज्यादा मंदसौर में है। तिलहन में मध्य प्रदेश अभी सेकंड नंबर पर चला गया है, पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन में मूंगफली गुजरात पहले पे है। लास्ट टाइम 2021 में प्री में क्वेश्चन भी था, जैसे केला बुरहानपुर पूछा था, मूंगफली जो है वो गुजरात पूछा था और पिछली बार कपास खरगोन पूछा था। सोयाबीन में मध्य प्रदेश जो है सेकंड पे चला गया है। उज्जैन भले सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश का नंबर सेकंड हो गया, महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। सूरजमुखी कर्नाटक, रेपिड सरसों राजस्थान। सरसों में मध्य प्रदेश में भिंडर मोरैना है। मध्य प्रदेश का हम तो देखेंगे बाद में डिटेल में। अब बागानी फसलों की बात करें, हार्टिकल्चर की बात करें तो हार्टिकल्चर के अंदर आपको बता दूं मैं, हार्टिकल्चर में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। फल सब्जियों का हम निर्यात कर रहे हैं। भारत में 15 से 20% सब्जियां हो रही है। भारत का वर्ल्ड में जो है चाइना के बाद सेकंड नंबर फल उत्पादन में है। गन्ने में पहला नंबर यूपी का है। शुगर केन में गन्ना और जितने भी फसलें हैं उनका एमएसपी जो है कृषि लागत मूल्य आयोग लाता है, लेकिन आर्थिक मामलों की कमेटी गन्ना कहलाती है। चाय में असम है। उसके बाद कॉफी में कर्नाटका है लगातार, कर्नाटक, केरल कॉफी में। कपास में जो है वो आपके यहाँ पर लिखा है, देखिए कपास में पहले नंबर गुजरात होना चाहिए, है ना। नमक में भी गुजरात है। पटसन में आपके भारत का वर्ल्ड में फर्स्ट है, पश्चिम बंगाल पटसन में है। तंबाकू में पहले नंबर पे आंध्रा है ना। रबर में जो है पहले नंबर पे केरला है रबर में। और रबर के उत्पादन के लिए यूपीएससी का भी क्वेश्चन था, तो ये याद रखें कुल खाद्यान्न में किसका नंबर है। कुल खाद्यान्न में नंबर है भैया यूपी का, मध्य प्रदेश सेकेंड है। मोटा अनाज में कर्नाटक है, मध्य प्रदेश दलहन में है, मध्य प्रदेश तिलहन में सेकेंड है। चावल में पश्चिम बंगाल फर्स्ट है, गेहूं में यूपी है, मक्का में कर्नाटक है, ज्वार में महाराष्ट्र है, बाजरे में राजस्थान है, रागी में कर्नाटक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये टेबल याद, अरहर में आपके महाराष्ट्र है, मूंगफली में गुजरात है। लास्ट पीएससी क्वेश्चन था, यहाँ से सरल सा प्रश्न आता है, लोग उसको पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं। सोयाबीन में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश सेकेंड है। सूरजमुखी कर्नाटक, सरसों में राजस्थान, गन्ना में यूपी, चाय में असम, कॉफी में कर्नाटक, कपास में गुजरात, जूट में पश्चिम बंगाल, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, रबड़ में केरल। तो आयोग की ये लगभग जितना यहाँ पर हो सकता है हमने देखा। अब भारत की प्रमुख आपदा हम देख लेते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में जितना भी जरूरी है मुझे लगता है कि मैंने ये सारी चीजें अभी आपको कवर करा दी है। अगर आप पूरी क्लास के एनालिसिस को देखें तो आप देखेंगे कि मैंने आपको क्या क्या कवर करा दिया। पर्वत पहाड़ी पठार करा दिए,
जलवायु अल्नीनो, लालिनो, दक्षिण दोलन, वेस्टर्न टर्बुलेंस, जलवायु परिवर्तन कारण बता दिए। वन खनिज जल संसाधन लगभग बता दिया। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति बता दी। खाद्य सुरक्षा में पहले नंबर पर उड़ीसा है, मध्य प्रदेश का नंबर 7वां है। हरित क्रांति 1, 2 मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन बता दिए। जनसंख्या वृद्धि, माइग्रेशन बता दिया। अब हमारा एक टॉपिक बच रहा है आपका साइक्लोन। तो साइक्लोन टॉपिक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइक्लोन में बहुत सारी आपदा, हमारे आपदा प्रबंधन कानून जो है वो 2005 में आया 23 दिसंबर को, और सेंडई फ्रेमवर्क 15 से लेकर के 30 तक के लिए है, जहां हम आपदा को दूर करेंगे। इनके में से 2001 को न्यूनीकरण ईयर भी मनाया गया आपदा को लेकर के, और लगातार कई तरीके की आपदा हमारे यहाँ नहीं। आज से कई साल पहले हमारे बंगाल के अंदर जो है 150 साल पहले जो है बहुत बड़ा एक सूखा भी देखने को मिला था, अकाल भी देखने को मिला था। लातूर में 93 में भूकंप देखने को मिला था। गुजरात के अंदर 2001 को बहुत बड़ा एक भूकंप देखने को मिला था। इसके अलावा हिंद महासागर में आपको जो है सुनामी देखने को मिली थी 2004 में 26 दिसंबर को। इसके बाद आपके बिहार बाढ़, उत्तराखंड, कश्मीर बाढ़, केरल बाढ़। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण 2 से 3 दिसंबर 84 को गैस निकली थी, है ना। भिलाई स्टील प्लांट वाला 2018 का मामला भी चर्चा में। हरदा में अभी पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी। ये तमाम चीजें होती हैं। और भूकंप को लेकर के जो है रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इसमें रिक्टर स्केल 0 से 9 है ना। मर्केली स्केल तीव्रता को लेकर तो भूकंप है, एपिसेंटर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर क्योंकि पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए हमको सिर्फ भारत में जो चक्रवात है, भारत में चक्रवात है, वो चक्रवात टॉपिक को ही देखना है। और उसमें भी अभी हाल ही में जो रेमल जो पश्चिम बंगाल में आया, वो चर्चा में लास्ट टाइम जून में जो है बिफरजा आया था। और लगातार जो चर्चा में है, सिर्फ उन्हीं चीजों को हमको यहाँ पे लेके चलना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चक्रवात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चक्रवात है। भारत में प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं, ये हम आपको 2 मिनट दिखा देते हैं। भारत में प्रमुख चक्रवात, ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो आई होप कि हम उसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें आएंगी, है ना। ये साइक्लोन से क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लोन का मतलब होता है सांप की कुंडली। और हमारा सिलेबस में जो है वो खतरे हैं, हैजर्ड है, डिजास्टर तो है ही। और साइक्लोन को दिया था हेनरी पैडिंगटन ने। साइक्लोन के बारे में मैंने बताया कि निम्न दाब के जो केंद्र होते हैं, है ना, उनको लो प्रेशर के केंद्र को जो है वो साइक्लोन कहा जाता है। और ये लो प्रेशर के होते हैं, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं आती हैं, यहाँ लो प्रेशर होता है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है। और इस तरीके से जो है ये साइक्लोन को हमने यहाँ समझा था। उत्तरी गोलार्ध में ये जो होते हैं ये क्लॉकवाइज होते हैं, और दक्षिण गोलार्ध में ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और अलग अलग जगह इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कहीं पे इनको हरिकेन कहते हैं, है ना, कहीं पे इनको कुछ कहते हैं, जैसे हरिकेन कहते हैं, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहते हैं, है ना। ये टाइफून कहते हैं, आपके चीन में टाइफून इनको कहा जाता है ना। विली विली जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, टाइफून चीन में, हरिकेन पर उत्तर अटलांटिक प्रशांत महासागर में कहते हैं, साइक्लोन हिंद महासागर में कहते हैं, टाइफून जापान में कहते हैं, बेगियो फिलीपींस में कहते हैं। इनकी स्पीड आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है। आजकल देखें तो पूरे भारत में, विश्व में 62 चक्रवात आते हैं। भारत में जो एशिया में 22 आते हैं, भारत में 8 आते हैं, उसमें 2 अरब सागर में और 6 जो है बंगाल की खाड़ी में आते हैं। आमतौर पर कुछ दिनों से देखा गया कि बंगाल की खाड़ी में भी ज्यादा आ ही रहते हैं, लेकिन आजकल अरब सागर में भी इनकी जो मात्रा है चक्रवातों की कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली पहले की तुलना में बढ़ी है। अगर हम देखें तो लगातार बढ़ी है। और अभी हाल ही में रेमल पश्चिम बंगाल में आया था, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। तो रेमल आपको याद रखना, जो रिसेंटली आया था मई में। इसके अलावा ये देखें आप बिफरजा, ये पिछले साल जून में आया था। इसका नामकरण जो ओमान ने किया था, बिफरजा बांग्लादेश ने किया था इसका नाम। उसके बाद ये मिचोंग आया था पिछली बार, मिचोंग दिसंबर में, है ना, मिचोंग। ये इंपॉर्टेंट है। जो इसका भूला चक्रवात आया था 1970 में बांग्लादेश में। एक सुपर साइक्लोन आया था 99 में, है ना, एक सुपर साइक्लोन आया था 99 में। तो इस तरीके के बहुत सारे चक्रवात है जिनको आपको यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना। खासतौर से रेमल आप अच्छे से याद रखें। उसका सुपर चक्रवात है, उड़ीसा में आया था। भूला चक्रवात बांग्लादेश में आया था। हुदूद पूछा था परीक्षा में जब आया था, तो हुदूद कब आया था, आंध्रा में आया था। फैलिन आया था, उड़ीसा में आया था। उसके बाद वर्धा चक्रवात है। अभी रिसेंटली देखे तो सितरंग आया था पश्चिम बंगाल में, जैसे अभी रेमल आया। यास आया था पश्चिम बंगाल में। ताउते आया था गुजरात में। निसर्ग आया था महाराष्ट्र में। वायु आया था गुजरात में। फानी आया था उड़ीसा में। तितली आया था उड़ीसा में। ओखी आया था तमिलनाडु में। वर्धा आया था तमिलनाडु में। और 23 के अगर हम चक्रवातों को देखें तो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 6 के आसपास और अरब सागर में 2 के आसपास। तो एक तो बिफरजा आया था, सब इंपॉर्टेंट, गुजरात राजस्थान में। दूसरा यमन तट पे आया था तेज। हामून आया था बांग्लादेश में। मिदिली आया था वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में। मिचोंग आया था तमिलनाडु आंध्रा में। जेस्पर आया था ऑस्ट्रेलिया में।
फेबियन आया था पश्चिम बंगाल में, और अभी जो रेमल आया है वो भी कहाँ आया, पश्चिम बंगाल में है। रेमल वो भी जो है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। और सुनामी को लेकर के लंबी चर्चा भारत में चल रही है डेवलपमेंट को लेकर के, और इसके लिए अर्लियर वार्निंग सिस्टम टॉपिकल लेवल पे जोन वाइज बनाया गया है ना। इस पे मैं चर्चा बाद में करूंगा मुख्य परीक्षा के बैच में। तो मुझे लगता है कि जितना जरूरी था उतना हमने पढ़ लिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए, लर्न करिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर देखिए, एमसीक्यू अच्छे से लगाइए। अभी तक हमने ट्राइबल पे वीडियो बनाया, कुछ कम ज़्यादा हो तो उसमें फिर से एक फाइनल जो कंप्लीट 10 मिनट का एक साथ बनेगा उसमें ट्राइबल वाले को थोड़ा एक बार फिर से ले लेंगे। इकोनॉमी हमने बनाया, हमने इंडियन पॉलिटी बनाया, आज हमने ज्योग्राफी का आपको दे दिया, इसको पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर हमारे हिस्ट्री का है, उसके बाद साइंस का है, उसके बाद कंप्यूटर का है, फिर कंप्लीट एमपी जीके का है, जिसमें एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की ज्योग्राफी और एमपी की इकोनॉमी कंप्लीट, और उसमें ट्राइबल भी हम पढ़ाएंगे, और एक कंप्लीट हम करंट अफेयर्स का पढ़ाएंगे। 10 दिन कंप्लीट कराएंगे, मेहनत करके कराएंगे, लगे रहिए, मेहनत करिए। यकीन मानिए अगर आप मेंटल लेवल पर रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर लर्निंग किया है, प्रॉपर एमसीक्यू लगाए हैं, प्रॉपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, हार्डवर्क किया है, आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पे होगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत और स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है। अभी जो आपके पास 9 तारीख से 18 का समय है, इन 10 दिनों में एक एक यूनिट एक एक दिन में करिए। फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22 से 4 दिन में आप एक दिन पूरा साइंस कंप्यूटर करिए, एक दिन पूरा एमपीजी के करंट करिए, एक दिन हिस्ट्री और कॉपी करिए, एक दिन पॉलिटी इकोनॉमी करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।